नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी के भी और मैं उस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और सब लोगों को दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। अब प्रदीप जी ये तिथि कौन सी है उसमें बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। कल भी थी, आज भी थी। मुंबई महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, कल सब लोग तमिलनाडु में, केरल में, तेलंगाना में सब लोगों ने, और बंगाल में भी कल लोगों ने लक्ष्मी पूजा करी। और यूपी और बिहार के बहुत हिस्सों में, उत्तराखंड के, हिमाचल के बहुत हिस्सों में आज लक्ष्मी पूजा हो रही है। तो ये जरा गड़बड़ है थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगा। उस तरह अगर उज्जैन का पंचांग अगर हम देखें तो उसके हिसाब से अमावस कल लग गई थी 7:40 पे शाम को। तो 7:41 पे जो सबसे बड़ा जो मुहूर्त होता है वो लग गया था लक्ष्मी पूजन का। Yes, yes. So I don't know why people are celebrating it today, but this time the same thing happened if you notice even during Navratri. अष्टमी 2 दिन की थी, एक अष्टमी फिर अगली अष्टमी, मतलब 2-2 दिन की नवरात्रि हो गई, तो इसलिए 11 दिन हो गए दशहरे तक। Anyway, लक्ष्मी जी प्रसन्न हो, सबके घर भर भर के दे दे, धन हो। अरे लक्ष्मी जी की तो पूजा हर रोज करनी चाहिए सर। Yes, yes, yes. Why do हर you need चीज to में। wait? Why do you need to wait for Diwali? यहाँ लक्ष्मी जी का पूजन वहाँ दीपोत्सव, जी। योगी जी, योगी आदित्यनाथ का कहना है कि द वर्ल्ड रिकॉर्ड स्टैब्लिश किया है। 28 लाख दिए वहाँ पर। 28 लाख, 2.8 million Yes, 2.8 billion lamps, oil lamps. He says he claims to have a world record. 2.6 billion, 26 lakhs was a record. Now 28 million. वो 26 लाख का भी रिकॉर्ड शायद हिंदुस्तान का ही था। Okay, ज़्यादा okay, कोई okay, नहीं था। okay, okay. तो अभी 28 लाख का हो गया, बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त। तो बीजेपी का कहना है कि राम का स्वागत इस बार जो अयोध्या में हुआ, इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला ऐसे। और कांग्रेस का कहना है, समाजवादी पार्टी का कहना है कि भैया ये जो तेल था अगर आप गरीबों में बांट देते तो लोगों की बड़े आराम से कुकिंग हो जाती, कॉस्ट, लोग अपना Correct. घर बार बहुत अच्छे तरीके से चला सकते। अखिलेश जी ने कहा कि ये कॉस्ट प्रोजेक्शन जरा कीजिए, कितना खर्चा हुआ अब प्रदीप जी प्रॉब्लम क्या है कि जब भी कोई ऐसा इवेंट होता है, कोई बहुत बड़ा इवेंट होता है, कोई ना कोई आकर के बोलता ही है कि गरीबों में बांट देते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे इसरो है, मंगलयान हो गया, चंद्रयान हो गया, चंद्रयान 2 हो गया, बार बार यही कहा गया इसकी जरूरत क्या है वगैरह वगैरह वगैरह। सो all these things matters. बट वहां पर मोदी जी ने शायद वो आंकड़ा दिया था कि पर माइल पर किलोमीटर जो खर्चा किया है, that is less than your auto rickshaw per kilometer. That is less than your auto rickshaw. And number 2, Yes. as far as ISRO is concerned, because ISRO is able to send the Chandrayaan, the Mangalyaan and the Chandrayaan 2 and is now working on the Gaganyaan and has already sent the that probe to the sun, which is right there at the moment in a geosynchronous orbit with the sun. It is because of that that ISRO was able to work with DRDO and with the Indian Air Force and with the Indian Army and that's the the Navy greatest, yes, correct. to destroy all Pakistani defenses. Yes. तो और उसके अलावा आज की तारीख में आपको जो सारी वेदर की, मौसम की जो एक्यूरेट जानकारी मिल रही है वो इसरो से मिल रही है। आपको जो क्रॉप्स की एक्यूरेट जानकारी मिल रही है वो इसरो से मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल इस बार कॉटन क्रॉप कितनी होगी, कितनी कपास होगी, इसरो आपको पहले ही बता देता है कि इस साल इतनी होने वाली है, बेस्ड ऑन व्हाट दे सी ऑन द ग्राउंड। आपको दिखने के पहले आपको पहले ही मालूम हो जाता है कि कपास इतनी होने वाली है, गेहूं इतनी होने वाली है, चावल इतना होने वाला है। सो Integration of defense system with ISRO has been the greatest thing that you can say this government has achieved, because इससे पहले इतना synchronization, इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस कि आज कल जैसे राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान का एक एक इलाका हमारे रेडर में है, द कॉन्फिडेंस। इससे पहले एयर चीफ मार्शल ने कहा we have got all their entire systems into our range. And Operation Sindoor has Yes. just been paused, जैसे जनरल द्विवेदी साहब कह रहे हैं। बिल्कुल। वो पॉज वैसा कभी भी दोबारा शुरू हो सकता है और इस बार it will start with the naval action, ये भी उन्होंने बता दिया है। So the Pakistanis can And Prime Minister, beef up their defenses in Karachi and Gwadar and elsewhere. So wonderful for them. Prime Minister himself said Vikrant जब yeah, कहा that was तो wonderful. बहुत तकलीफ हुआ पाकिस्तान को। The sight of Vikrant make them And this, by the way, is the new Vikrant. Yes, And by the way, the American Navy says it is possibly the most modern aircraft carrier in the world today. The new INS Vikrant, जो नया INS Vikrant है. And by the way, it is completely and totally immune to mines and torpedoes. It doesn't need to dodge torpedoes. It will destroy them. That's the kind of aircraft carrier which has been built, and I'm very glad to say it's been built by our own
by our own Mazgan docks. And which is Prime Minister, fantastic. the entire day war with the naval officers. That's right. पूरे This नेवी is के साथ. after a long time. After इसके long. पहले वो INS विक्रमादित्य में गए थे 10 साल पहले, जैसे ही प्रधानमंत्री बने थे, और उसके बाद वो बहुत अलग अलग जगह पर गए हैं. हर दिवाली को वो फौजियों के साथ स्पेंड करते हैं. इस बार नेवी की बात है. आई थिंक the naval guys also had to be mollified a little bit, क्योंकि उन्होंने कहा कि यार वो ऑपरेशन सिंदूर में हमारा क्या रोल था, हमें भी तो कुछ करना देना चाहिए था. उनका और प्रधानमंत्री जी ने ये बोला, अगर आप ध्यान से सुने कि प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला, उन्होंने बोला जरा यार टेंशन मत लो, आपकी बारी आएगी, डोंट वरी. और फिर जनरल द्विवेदी साहब कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर पॉज्ड है और कभी भी शुरू हो सकता है. फिलहाल आप लोग देख रहे हैं नेशन नाउ, मैं और प्रदीप जी आपके साथ एज यूजुअल, और आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. वंदे मातरम. और भारत माता की जय, जय हिंद. To all our viewers in China, ni hao. To all our viewers in Japan, konnichiwa. Pradeep ji. Abaryako Jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili, and to all our viewers in Kerala, Swagatam. To all our viewers in Tamil Nadu, Vanakkam. And अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें. The fastest growing channel of the nation, Nation Now. Nation Now. The fastest growing channel of the nation. Click on the Nation. icon, Nation Now. I think we've been joined by a couple of guests. Can we Yes. go across to them, please? After a long time, can we go across to them and wish them all a very happy Diwali? Our old friend बहुत दिनों निजाम के साहब. बाद. बड़े दिनों के बाद निजाम साहब की शक्ल दिख रही है साहब. निजाम साहब नमस्कार. नमस्कार सर, हैप्पी दिवाली. हैप्पी दिवाली सर, हैप्पी दिवाली. इस बार तो रूखी सूखी हैप्पी दिवाली, आपकी तरफ से कुछ भी नहीं आया. चलिए कोई बात नहीं, फिर भी आपकी दुआएं काफी हैं, आपकी बेस्ट विशेस बहुत हैं. हमेशा आपके साथ. आपके व्यूअर्स बहुत हैं और पूछ रहे थे बार बार, हमको मैसेज आता था निजामुद्दीन साहब कहाँ है. आपके व्यूअर्स बहुत मिस किए निजामुद्दीन, मजाक नहीं है, सच बोल रहा हूँ. नहीं, निजाम साहब जो है जैसे आते हैं मिल सकता है, लेकिन सर बहुत काम इधर पेंडिंग है सर. कलर आ जाता है, कलर आप जैसे आते हैं. तो सर कर्नाटक में एक निर्णय लिया गया है, आपको याद होगा, पता नहीं आपको याद है कि नहीं. पहले एक गवर्नमेंट ऑर्डर था अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार तक, 1997 के 1998 तक एक गवर्नमेंट ऑर्डर था, बहुत पहले नेहरू जी के वक्त से लेकर के जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने विड्रॉ किया था. क्लियर कट था कि कोई भी सरकारी मुलाजिम आरएसएस के किसी फंक्शन में नहीं जाएगा. आप सरकार में है तो नहीं जा सकते. तो इसको विड्रॉ किया था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने. कर्नाटक की सरकार अब उसको वापस लेकर के आई है और उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स जितने भी हैं, ब्यूरोक्रेट जितने भी हैं, आप किसी भी आरएसएस के फंक्शन में नहीं जाएंगे. नंबर 1. नंबर 2, जितने भी पब्लिक एरियाज है वहां पर जो आरएसएस की शाखा लग जाती है, उनके फंक्शन हो जाते हैं, परेड हो जाती है उनकी, पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं. कहते भाई पब्लिक एरियाज में आप कैसे आ सकते हैं जब कोई और अलाउड नहीं है, तो आपके लिए ये परमिशन क्यों दी जाए. इस विषय के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे सर निजाम साहब? आज सरकार है, उनके लोग हैं सत्ता में, वो चाहे जो भी निर्णय करें, जो भी लें. अगर आपको याद हो तो आपके एक दोस्त थे गोडबोले जी, उस वक्त की सरकार महाराष्ट्र में, उन्होंने भी बैन किया था कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी आरएसएस की शाखाओं में नहीं जाएगा या आरएसएस के कार्यक्रमों में नहीं जाएगा. माधव गोड. मैं तो उससे सेक्रेटरी आगे कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि सरकारी कर्मचारी जो सामाजिक निर्णय लेता है, जो सामाजिक कार्यों को करता है, वो किसी भी प्राइवेट पार्टी या किसी भी पार्टी के प्रोग्राम्स में उसको नहीं जाना चाहिए, स्वयं भी नहीं जाना चाहिए. क्योंकि कोई भी आदमी आप पर कोई उंगली उठाए या कोई बात हो. रही बात कर्नाटका की, तो हालात तो आप देख ही रहे हैं ना कि 10 सालों में आरएसएस जिस तरह का आतंकवाद पैदा कर रहा है. मेरा शब्द सुनिए, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं, मैं कोई लगी छिपी या डरा कर नहीं कहता. जिस तरह से आरएसएस और उसके संगठन देश में आतंकवाद पैदा कर रहे हैं, जिस तरह से नफरत पैदा करने के काम कर रहे हैं, उस तरह के संगठनों के बीच सरकार के किसी भी कर्मचारी को, चाहे वो बड़ी पद पर है चाहे छोटे पद पर है, उसे नहीं जाना चाहिए. क्योंकि पूरे देश में आज वो 100 साला जश्न मना रहे हैं. आप देखिए कुछ 100 साला जश्न मनाने के पीछे उनका क्या कारण है, वो तो वही जानते होंगे. लेकिन देश में घटित घटनाओं में, देश की आजादी की लड़ाई से लेकर अब तक आरएसएस का इस देश में कोई रोल नहीं रहा है. कोई रोल नहीं रहा है जिसको वो इतिहास के तौर पर आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पेश कर सके. सिवाय इसके कि वो देश में नफरत पैदा कर रहे हैं, सिवाय इसके कि इस तरह की बातें पैदा करते हैं जिससे समाज के अंदर
आपसी भाईचारा बिगड़ जाए, इससे जी। अलावा उनका क्या कंट्रीब्यूशन है इस देश में। अब चूंकि वो स्वयं उनके पार्टी की सरकार है या उनके समर्थन से बनी बीजेपी की सरकार है, इसलिए जो उनकी मर्जी है डिसीजन ले रहे हैं। आप देखिए कि रोज कोर्ट किसी न किसी मुद्दे को लेकर भारत की सुप्रीम कोर्ट या अलग अलग राज्यों की हाई कोर्ट इनके संगठनों के, इनकी सरकार को रोज फटकार लगा रहे हैं, किसी न किसी मुद्दे पर जबरदस्त फटकार लगा रहे हैं, चाहे योगी जी की सरकार को लगा रहे हो, चाहे महाराष्ट्र में सरकार को लगा रहे हो, चाहे दूसरी जगह सरकार को। तो इससे ये समझ लेना चाहिए कि आप सत्ता में हैं, उसका गलत आप दुरुपयोग करके आप जो है और समाज को बिगाड़ने काम कर रहे हैं। आज नहीं तो कल इसका खामियाजा देश को भुगतना है। जी निजामुद्दीन जी आरएसएस ये का रिसेंट जो मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट देखोगे, उन्होंने कहा स्वदेशी अपनाओ और हर धर्म के लोगों को अपने साथ जोड़ो। ये मोहन भागवत जी का। आरएसएस का और एक क्रिटिसिज्म है जो कर्नाटक का कह रहा है कि अगर आरएसएस फंक्शन में जाना चाहिए तो एनओसी लेना पड़ेगा सरकार से। तो उनका कहना है कि नमाज पढ़ने के लिए क्या एनओसी लगता है क्या? नमाज, ये आरएसएस का कहना है, मेरा नहीं। आरएसएस का तुलना नमाज और इसका तुलना किया कि नमाज के लिए क्या एनओसी लग रहा है कि आरएसएस का फंक्शन में जाने के लिए एनओसी लगता है। ये भेदभाव क्यों निजामुद्दीन जी? सर ऐसा है कि नमाज और आरएसएस की जो हरकतें हैं उसमें बहुत फर्क है। नमाज के लिए एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स है, नमाज के लिए एक धार्मिक सिस्टम है, सिस्टम के बाहर कोई नमाज पढ़ने नहीं जाता, और उसके लिए जो है सरकार से आदेश लेने की जरूरत नहीं है। जहां लोग कर्मचारी काम करते हैं उनको छुट्टी नहीं मिलती तो नमाज नहीं जाते। जहां नमाज का जो तरीका है, जो उनका, अभी यही तो मैं आपसे कह रहा हूं ना कि नफरत पैदा करने का यही काम है ना, कि आप सरकार से सवाल वो पूछ रहे हैं, आप पूछे ना कि मंदिरों में क्यों जाते हैं, आप ये उनसे कहलवाइए ना। अगर आरसम में दम है तो ये कहे ना कि आप मंदिरों में क्यों जाते हैं, मंदिरों में जाने के लिए परमिशन लीजिए। आप मुसलमानों के मस्जिदों से क्यों बात करते हैं? इसका मतलब यह है कि आपके जो है दाढ़ी में जो चोर की दाढ़ी में तिनका वाला, यानी आपके पास आज भी कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन निजाम साहब आप ऑप्शन में हमेशा जो है मुसलमान को तलाश के लाते हैं। निजाम साहब एक छोटी सी बात, नमाज पढ़ रहा है, सर इलाकाओं में जाऊंगा, अरे आप बाहर भी जाइए, आपके लिए सारे रास्ते खुले हैं। सर छोटी सी बात, सबसे बड़ी बात यह बनती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक संगठन है, सामाजिक संगठन है, ठीक है साहब, ऐसा वो बोलते हैं। लेकिन जहां तक नमाज का प्रश्न है, नमाज और आरएसएस शाखा की क्या तुलना हो गई भाई? अरे नमाज तो रिलीजियस ड्यूटी है। अगर ये क्या हुआ? ये कौन सा सवाल हुआ यार? परमिशन नहीं, साले निकम्मे हैं। ये तो अजीब व गरीब आपके मसला पास कोई ऑप्शन नहीं किसी के धर्म के लिए, आप ये क्यों करने जाते हो? आप में दम है, कहो ना कि हिंदुओं की आप पूजा करने क्यों जाते हो? क्यों बिना सरकार के परमिशन की मूर्तियां रखते हो? क्यों सरकार से बिना पूछे मंदिरों की तरफ जाते हो? क्यों जाते हो? यानी आपको पूछना है तो उनसे पूछिए ना। सरकार आपकी है, हिंदू राष्ट्र आप कायम कर रहे हैं और बात मुसलमानों की कर रहे हैं, यानी बेहुदागिरी की कोई इंतहा है? बट क्या आज सवाल है किसी मुसलमान से पूछने का कि भाई आप नमाज पढ़ने के लिए परमिशन लेके जाए? अपने खुदा से परमिशन लेते हैं। हमारे यहाँ खुदा एक सिस्टम, अपनी मर्जी का मामला नहीं है। नमाज पढ़ने के लिए एक सिस्टम। निजामुद्दीन जी मैं तो नहीं कह रहा हूं कि भागवत जी आप आओ नमाज पढ़ने, शनिवार मैं तो वाड़ा नहीं करता मोदी जी नमाज पढ़ने आओ। शनिवार वाड़ा पे जो नमाज हुआ उसके बाद जो अलग अलग प्रकार के हंगामा हुआ, उसमें क्या कहना है आपका? क्या ये जरूरी देखिए, था, नहीं सर, था? मेरी बात सुनिए, मुसलमानों को चाहिए कि किसी भी इलीगल जगह नमाज ना पढ़े, ये हमारा धार्मिक विषय है। मैं वही साफ कहता हूं, मैं उन मुसलमानों से कहता हूं, अपील करता हूं जो इस तरह की बातें करते हैं, मैं उनसे कहता हूं हमारे धर्म में है कि इलीगल, किसी इलीगल जगह पर आप मस्जिद नहीं बना सकते। अगर आपके पास धार्मिक प्लेस है, उदाहरण के तौर पर आपके पास रजिस्टर्ड मदरसे हैं और आपके पास जगह है, आप नमाज पढ़िए। आपके पास रजिस्टर्ड मस्जिदें हैं, ऑफिशियल मस्जिदें हैं, आप नमाज पढ़िए। अगर आपको कोई बहकावे के तौर पर गलत तरीके से कहीं जगह काम करता है, नमाज पढ़ता है, तो उससे आप कार्रवाई करिए, जो ऑफिशियल सरकारी नियम है। लेकिन जब आप किसी धर्म को जोड़कर करते हैं तो वही कार्रवाई आप उन संगठनों पर भी करिए ना, जो बगैर पूछे किसी भी धर्म स्थल के बाहर आतंकवाद मचा रहे हैं। यानी एक आतंकवादी संगठन का किसी लोकप्रिय धर्म से क्या तुलना है, मैं आपसे सवाल करता हूं। जी दुरुस्त। एनीवे, वेलकम अली दारोवाला साहब एंड संजय द्विवेदी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोग हमसे जुड़े। आप दोनों को एक बार फिर, तीनों को दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। अब लक्ष्मी पूजा अपने यहाँ तो कल भी थी, क्योंकि हम लोग तो उज्जैन का पंचांग फॉलो करते हैं ना सर। जितने साउथ वाले हो गए, दक्कन और दक्कन के नीचे जितने लोग हो गए, तो लक्ष्मी पूजा हमारी कल थी। शायद नॉर्थ में लक्ष्मी पूजा शायद आ जाए, मालूम नहीं, कई कई जगह पर। लेकिन फिर भी दारोवाला साहब,
लक्ष्मी पूजा की और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी राजीव सर, प्रदीप सर, निजामुद्दीन जी, अल्लाह ताला ये दिवाली के त्योहार पे और शुभ अवसर पे आपको सुख शांती और समृद्धि से नवाजे। द्विवेदी साहेब तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा दिवाळीचे। नमस्कार सर। और सर अली दारोवाला साहब, आज अली दारोवाला साहब बड़े मतलब शरारती मूड में दिख रहा है। जान करके उन्होंने संजय द्विवेदी जी से मराठी में बात करी। दारोवाला साहब झगड़ा लगाने का काम है ना सर। हाँ बिल्कुल, अब लेकिन वो बेचारे फैजाबाद में बैठे हैं, मराठी में बताएंगे वो। जी बिल्कुल। दारोवाला साहब ये तो बताइए, सुनने में यह है कि लक्ष्मी जी का बहुत आगमन हो रहा है आपके घर में, बड़े बैग वैग आ रहे हैं बहुत, मतलब आप मिलियनेयर हुआ करते थे, आप बिलियनेयर बन गए हैं, सुनने में ऐसा है क्या दारोवाला साहब? बस इस लक्ष्मी पूजन के दिन आपके जबान से निकल गया, नहीं भी है तो इंशाल्लाह हो जाएंगे। हो जाएगा। राजीव सर का आशीर्वाद मिल गया हो जाएगा तो समझ लो हो गया। हो गया सर, पक्का हो गया। तो दारोवाला साहब शनिवार वाड़ा के बारे में कुछ बताएंगे सर आप? अभी शनिवार वाड़ा के ऊपर लेकर के करेक्ट। सब में पहले जो शनिवार वाड़ा का जो एपिसोड है, हमारे यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और राज्यसभा मेधा कुलकर्णी का जो एक्शन है उसका बीजेपी के ओर से तो अभी तक ऑफिशियल रिएक्शन नहीं आया, मगर एज यू नो राजीव सर, आई डोंट वेट फॉर एनी रिएक्शन and the party high command has been very kind that till now they have not even pulled me up once for speaking something from the heart. दिल से बात करने के लिए आज तक पार्टी ने, मेरे वरिष्ठों ने, मेरे अधिकारी ने, आला कमान ने आज तक मुझे कोई भी फटकारा नहीं है। समय पहले निजामुद्दीन जी, मैं आपसे एक प्रार्थना, एक रिक्वेस्ट करता हूँ। आप बात करते करते आपकी लैंग्वेज एकदम सटक जाती है, आप एकदम अरे तुरे पे और एकदम तू मैं पे आ जाते हैं। सो लेट अस कीप दैट डेकोरम, क्योंकि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आप उम्र में मेरे से बड़े हो, मगर मैं मेरा भूमिका यहाँ पे स्पष्ट करता हूँ। के बारे में बात कर रहे थे आप, बोलिए सर। या शनिवार वाला के अंदर जो हुआ, जो नमाज का जो हमारा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि महिलाओं ने नमाज पढ़ा, फिर उसके बाद में ये जो गौमूत्र डाल के उसे पाक किया जा रहा है और वहाँ पे हवन किया जा रहा है, और मेधा कुलकर्णी का स्टेटमेंट क्या यहाँ पे जो दरगाह है ये तो 6, 7, 8 सालों में आई है, ये टोटल अनवारंटेड है, अनएक्सपेक्टेड एंड नॉट रिक्वायर्ड है। मैं एक बात कहता हूँ, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये देश चलता है। यहाँ पे हम सब लोग जो है, एक जो अगर पॉलिटिकल लाइफ में अगर हम काम कर रहे तो वी हैव टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव टू फॉलो द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर अंडर सेक्शन 25B यहाँ पर कोई भी जाति का व्यक्ति हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे बुद्धिस्ट भाई हो, वो जहां चाहे वहां पे वो नमाज प्रार्थना कर सकते, until and unless notified by the government। अगर ऐसा कोई GR है क्या, ये गवर्नमेंट ऑफिस में नमाज ना पढ़ा जाए, इसमें आरती कीर्तन ना करा जाए, या ये कोई वाद विवादित जगह है यहाँ पर आप नहीं कर सकते, तो अल्हम्दुलिल्लाह शनिवार वाड़ा के अंदर ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। आज का ये डिबेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शनिवार वाड़ा पेशवाओं का जो महल है उससे मैं खुद कनेक्टेड हूँ। हमारा जो सरनेम है दारूवाला, ये पेशवा ने दी हुई सरदारी है हमको, और मुसलमान रहते हुए हमको पदवी देने का काम पेशवा ने किया है। और उनकी जो आर्मरी होती थी, उनका जो फौज होता था, उसका कमांडर हमारे पूर्वज थे, और उसके पूर्वजों के रहते हुए मैं यहाँ पे काफी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि पेशवाज व मुस्लिम लवर्स, पेशवाओं ने ये शनिवार वाड़ा से बिल्कुल 200 फीट के ऊपर, कितने फीट पे, 200 फीट के ऊपर वहां पे हमारी खानदान की मज़ार है, वहां पे दरगाह है, मस्जिद है, वहां पे महिलाओं के लिए भी मस्जिद है, और वो पेशवाओं ने दी हुई इनामी जगह है। तो इसको एक पॉलिटिकल रंग देना मेधा कुलकर्णी ने जो किया, इसका मैं तहे दिल से नाराज भी हूं और खेद और इसका निषेध में व्यक्त करता हूं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वहां पे जाके ये हवन करना, इलेक्शन के पहले उसको एक पॉलिटिकल सैफरन कलर देना, उसको ट्विस्ट देना, और एक जो समाज, सर पूना की एक खासियत में बताता हूं आपको, निजामुद्दीन जी, राजीव सर, प्रदीप सर, पूना के अंदर मुस्लिम्स और हिंदू इतनी प्यार और मोहब्बत से रहते हैं ना, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और ये जो छुटपुट जो चीज हो रही है ना सर, ये जो चीज हो रही है ना,
ये अनवारंटेड है, नॉट रिक्वायर्ड है। मेधा पाटकर जी का मैं रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा करता हूँ, मगर ये चीज जो उन्होंने हाईलाइट किया और ये कहना कि वहाँ के प्रेमाइसिस के अंदर जो दरगाह है वो इलीगल है, सर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रोटेक्टेड वो प्रॉपर्टी है सर। वहाँ पे 8 साल 6 साल पहले उठ के कोई भी ऐसी मजार नहीं बना सकता। अगर वो मजार है तो आई एम श्योर इट मस्ट बी इन द ब्लूप्रिंट, इट मस्ट बी इन द मैप, एंड इट मस्ट बी 100 200 300 इयर्स, और कुछ सिग्निफिकेंस से वहाँ पे दरगाह रहेंगी और है। मैं तो अंदर जाके ये दरगाह नहीं देखा हूँ, मगर उसके ऊपर आक्षेप उठाना और वहां पे ये इनके ऊपर गुना दाखिल करना इज नॉट रिक्वायर्ड। दारूवाला साहब, Nevertheless, जी। Pradeep sir, you're saying something? If I दारूवाला can साहब, continue? ये आगे, no, you finish your thing, then I'll ask you. Finish it. Yeah. Second thing now. Second thing. अभी with your permission, मैं निजामुद्दीन सर को एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आप इजाजत दे तो मैं उनको पूछता हूँ, क्या ये जो नमाज ये जो महिला पढ़ रही है वो 11:30-12 बजे का वीडियो है? और मुझे एक बात बताइए, क्या जब सूरज सर के ऊपर होता है, जब सूरज सर के ऊपर होता है, क्या नमाज पढ़ना निजामुद्दीन जी जायज है? क्या वो जवाल का वक्त इंसान मुसलमान महिला कोई भी नमाज पढ़ सकते हैं क्या? बस आप इतना निजामुद्दीन जी, ये हमारी दर्शक है, ये मुस्लिम नहीं है, इनको नहीं पता है, पर आपके माध्यम से देखो आज टाइम्स नेशन नाउ के ऊपर 50 लाख 60 लाख लोग ये इंटरव्यू देखते हैं सर। तो अगर ये अब दर्शकों को बता सकते हैं, मैं पिन पॉइंट कर रहा हूं करके नहीं, जब सूरज तुम्हारे सर के ऊपर है 11:30-12 बजे 1 बजे की अजान तक, क्या मुसलमान नमाज पढ़ सकता है क्या? निजामुद्दीन जी। देखिए, जवाल का वक्त जो है, अली दारू वाला साहब, जवाल का वक्त हर जगह अलग अलग है। हिंदुस्तान के एक कोने में सूरज आधा घंटा पहले निकलता है, दूसरी जगहों पे आधा घंटे बाद भी निकल सकता है। तो जवाल का वक्त जहां भी फिक्स है, उस जवाल के वक्त में कोई नमाज नहीं होती। करेक्ट। दूसरी चीज जो है, जहां मस्जिद या जिन चीजें जो बनी है वहां बड़े बड़े बोर्ड लगे रहते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है कि निजामुद्दीन राहीम बताएंगे कि इस्लाम क्या है। इस्लाम के जो वसूल कवानीन है या नमाज के जो कवानीन है, वो मस्जिदों में बड़े बड़े लगे हुए हैं। कितना बजे जमात शुरू होगा, कितना बजे सूरज है, कितना बजे जमात होगी, कितना बजे अजान होगा, कितना बजे नमाज के प्रोसेस होंगे, ये सब वहाँ बड़े बड़े उसमें लगे हैं। अभी तो इलेक्ट्रॉनिक में लगा दिया, डिजिटल में भी लगा दिया। तो अगर कोई अपनी मर्जी का प्रवक्ता हो, which bazaar is this, by the way? Rajiv sir, I'll come back to you. Which bazaar is this? Is this the Hazrat Sheikh Salahuddin? The reason. No, I want to know for myself. Is this the Hazrat Sheikh Salahuddin Mazar or is it the Hazrat Sayyid Hisamuddin Mazar? Which one is this? शेख सल्ला दरगाह शनिवार वाड़ा के सामने जो दरगाह है वो हजरत शेख सल्ला की दरगाह है, और वो पेशवा सरकार ने दरगाह का वो वहाँ पर वो प्रेमाइसेस है। But that's very old. How can she say it's 5-6 years old? It's very, very old. In fact, no, she's talking about the, see inside if you can see ना अंदर वहाँ पे एक मजार है। ये देखो, ये जो गेटेड एरिया है ना सर, वो एक मजार है, वो एक कब्र है वहाँ पर, उसके बारे में बात कर रही है। Now I'll just come back, sir. I'll tell you one thing. Just give me 10 minutes. Do not interrupt. This is very important and the people need to know this. क्योंकि यकीन मानिए ये आज का वीडियो इतना ज्यादा वायरल होने वाला है क्योंकि इसके अंदर गलत को गलत और सही को सही बोलने का काम शायद हम लोग कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अभी 11:30-12 बजे मुसलमान लोग नमाज नहीं पढ़ सकते। जैसा निजामुद्दीन हमारे साहब ने कहा, क्या वहां पर मस्जिदों में सब तरफ जवाल का वक्त, यानी जब व्हेन द सन इज ऑन टॉप ऑफ योर हेड, जब तुमच्या डोक्यावरती सूरज असतो, तुम्ही नमाज पढ़ू शकत नाही। और ये जो औरत नमाज पढ़ रही है वो 11:30-12 बजे का वीडियो है। आप देखो धूप का वक्त है, यहाँ पे नमाज पढ़ना गलत है और ये वक्त के ऊपर नमाज नहीं होती। तो द क्वेश्चन अराइजेस whether is this fabricated, is this planted, क्योंकि पूना के अंदर 1.5-2 महीने के अंदर इतना बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है, इतना बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है। क्या ये वाद विवाद को मैं नहीं कह रहा, ये ऑपोजिशन हो सकती, रूलिंग पार्टी हो सकती, जिसके दिल में खोट है, जैसा इन्होंने कहा चोर के दाढ़ी में तिनका, ये पूना के मुसलमान और हिंदुओं के बीच में झगड़ा लगाने के लिए ये करी हुई साजिश है, ये सोची समझी हुई साजिश है ताकि पूना में दंगा हो। पहलगाम से दंगा नहीं हुआ, इसके बाद में ये जो हुआ इसके पहले 2-3 प्रकार से मुसलमानों के बीच में आई लव मोहम्मद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वीडियो के ऊपर से दंगा करने की कोशिश की, वो नहीं हुआ।
तो आप जाके ये करने की कोशिश पर और भी हो गया दारूवाला साहब, और भी हो गया। कर्नाटक में हो रहा है, कर्नाटक कांग्रेस गवर्नमेंट इज बैनिंग बॉर्न प्रोसेशन। कोई भी आरएसएस का प्रोसेशन में कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर जाएगा नहीं, मगर आरएसएस के कुछ लोग नमाज को और आरएसएस के कार्यक्रम को एक ही लेवल पे ले रहे हैं, एक ही लेवल पे लेकर रहा कि अगर नमाज के लिए एनओसी नहीं जरूरत नहीं है तो आरएसएस के कार्यक्रम में एनओसी की जरूरत क्या है? इस प्रकार से तुलना करना क्या ठीक है? नमाज इज समथिंग डिफरेंट, आरएसएस का फंक्शन कोई दूसरा है, जैसे निजामुद्दीन साहब ने कहा। इसका दोनों का तुलना कैसे कर सकते हो आप कैसे पूछ सकते हो कि वहां एनओसी नहीं लगता तो यहां भी नहीं लगना चाहिए? हाउ डू यू सी द एंटायर मूवमेंट गोइंग ऑन? दारूवाला साहब। Correct. Over here, I will just complete what I was saying, Okay. Pradeep sir. It is Yeah. a very important series that you should not have interrupted. बोलिए। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, मेधा कुलकर्णी ने ये सब वहां पे करना, इट वॉज अनवारंटेड, इसकी आवश्यकता नहीं थी, ये करना गलत है। और नमाज पढ़ने से कोई भी, मेधा कुलकर्णी तो छोड़ो, 1000 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी अगर इकट्ठा हो गए ना, ये देश में मुसलमानों को नमाज पढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि ये आर्टिकल के तहत ये कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पे हमारे जो आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दी हुई है, हमें अधिकार है। तो ये बात सर आप लोगों को गलत समझना बात क्यों चाहिए। करते हैं? एक मिनट, आप ऐसा क्यों कहते हैं कि मुसलमानों को नहीं रोक सकते? आपको मैं 50 मस्जिदों का उदाहरण देता हूं जहां जबरन आपने नमाज रोकी है। आप क्या बात करते हैं अली भाई? आप ऐसी बात मत करिए। आप ला है लेकिन आप मानते ही नहीं ना। आपकी सरकार, आपकी पार्टी आरएसएस का भी आप मानती है। आपको सैकड़ों मस्जिदों का उदाहरण दे सकता हूं जहां नमाज नहीं पढ़ने दी आपने। क्या बात करते हैं आप इसलिए जो बात करिए क्योंकि आप धार्मिक बात उनको कर बोलने रहे दीजिए हैं। सर, मैं उलमा आपने- नहीं हूं, सर, आपने मैं कुछ धर्मगुरु बोला। नहीं हूं, लेकिन मैं मुसलमान के घर में पैदा हूं तो इतना तो मुझे पता ही है। या आज के दौर में जिन लोगों के साथ हम आप रहते हैं, क्या घटना हो रही है हमको पता है। मैं 100 मस्जिदों तो के दारूवाला साहब इसका जवाब दे दें। का उदाहरण दे सकता हूं तो जहां दारूवाला साहब इसका जवाब दे दें सर। लोगों ने नमाज नहीं पढ़ने दिया। निजाम मैंने साहब, सुना, दारूवाला साहब इसका मैंने जवाब आपका दे सवाल दें। सुना आप निजामुद्दीन जो जी, कह सकते मैं हैं, जवाब जो दे सत्यता है, सकता वो हूँ। बात करिए। निजाम आप साहब झूठी उनको बात जवाब तो करिए। देने दो। हाँ बोलिए दारूवाला साहब। निजाम साहब ने जो पूछा है उसका भी जवाब निजामुद्दीन दीजिए साहब, प्लीज। आप जो कह रहे हैं, पहले तो शनिवार वाड़ा में ये जो नमाज के ऊपर रोक ठोक के बारे में मेधा कुलकर्णी जी ने कहा, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा, उसके बारे में मैंने आपको जवाब दिया। अब सेकंड थिंग इसको लगते हुए आप कह रहे हो, आप ऐसी क्या बात कर रहे हो? आर्टिकल 25B के अंतर्गत हमको पावर है, नमाज हम किधर भी पढ़ सकते, हमें कोई नहीं रोक सकता। ये मैं आपको कह रहा हूं, आपके चैनल से ये मुसलमानों के कानों तक ये बात जाने दो। और जो रहा 100 मस्जिदों के अंदर आप कह रहे हो कि नमाज पढ़ने से रोका है, ये जो वाद विवादित है वो कोई प्रॉपर्टी अगर डिस्प्यूट है, नॉट एट द विम्स एंड फैंसीज ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। अगर वहां पे कोई भी प्रॉब्लम है, पहले से देखो, प्रॉब्लम तो ओवरनाइट नहीं होती है। अगर वो मस्जिद है, उसके ऊपर कोई किसी का आपत्ति आक्षेप है, तो वो रजिस्टर्ड है, वो डोमेन में है, वो गवर्नमेंट के नॉलेज के अंदर है, उसके अंदर अगर ऐसा हो रहा है, मगर आप कह रहे हो कि सैकड़ों 100 मस्जिद पकड़ के चलो, मगर सर हमारे इंडिया के अंदर, आपके वर्ल्ड में जितने मस्जिद नहीं है ना, आपके वर्ल्ड में उससे ज्यादा मस्जिद हमारे इंडिया में है। सर जो अच्छा है उसका उदाहरण दो, जो 150 चीज जहाँ पे कुछ नहीं क्या प्रॉब्लम है, मैं कह रहा हूँ प्रॉब्लम, मैंने नहीं कहा प्रॉब्लम नहीं, मैंने नहीं कहा प्रॉब्लम नहीं है, मैंने नहीं कहा। अगर आपको ये लगता है कि हम मैंने आपकी ये तरह नहीं लीपापोती कहा। करेंगे तो हम झूठ नहीं बोलेंगे। जो इस देश में हो रहा है, जो घटना हुआ, आपको मैंने बताया। आप मैंने ये कबूल नहीं किया ना। चाहते जहां अच्छा है, सर, जहां हमारे हिंदू भाई अच्छा निजामुद्दीन जी, करते हैं, मैंने हमारे कबूल किया ना, हम उनके मैंने मंदिरों कबूल के किया ना दरवाजे सर, पे जाके मैंने खड़े कबूल होते किया हैं। ना। हम उनके पालकी को कंधा देते हैं, हम उनके धर्म के हर त्योहारों में शामिल होते हैं। हमने तो कहीं नहीं कहा कि मुसलमान आए इस त्योहार में शामिल होने तो उसको निकाल दो। हमने तो अपने हिंदू भाइयों के हर त्योहारों में टॉपिक से डाइवर्ट हो रहे हैं सर। अपने देश की संस्कृति में निजामुद्दीन जी, हम टॉपिक से डाइवर्ट हो रहे हैं सर। बोलिए आप निजामुद्दीन जी झूठी कंप्लीट बात करने दो करेंगे उनको। और आप देखो, डाइवर्ट वापस करने झूठी- की- निजाम साहब मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। द्विवेदी जी के पास आना है। गलत बोल रहा हूँ बजाज साहब, जी। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे मना कर दीजिए। तो निजाम साहब एक मैंने क्या सेकंड, झूठ अगर वो बात झूठ सर, की? उनको बोलने मैं कह रहा हूँ, दीजिए। अगर आप कह रहे हो जो सैकड़ों घटना मस्जिदों हुई में नहीं, नमाज पढ़ने से अभी अगर आप रोका तुलना है, में जो घटना सर हुई सुनिए आप ना। उस पर डिबेट करिए, आप दाएं बाएं मत जाइए। तो एक सेकंड सर, मैं जरा दारूवाला साहब से पूछ लूं, उसके बाद मुझे द्विवेदी जी के पास जाना है। मतलब द्विवेदी जी अभी तक बोले ही नहीं है बेचारे कुछ। वो देखिए बड़े शराफत से बैठे हैं आज। क्यों सर शांतिप्रिय जगह से आते हैं, अयोध्या के राजा हैं, जब मैं आ रहा हूँ बोलेंगे सर, तो उन्हीं के एकदम पास जा रहा जम के हूँ, बोलेंगे। थोड़ी देर के बाद जा रहा हूँ उन्हीं के पास। जी दारूवाला साहब, आप प्लीज कंप्लीट सर व्हाट यू आर डूइंग, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप जो बात कर रहे थे बड़ी इंटरेस्टिंग थी, जरा
कृपा करके उसको एक्सप्लेन करें. आफ्टर दैट आई कैन गो टू संजय द्विवेदी. आई वांट टू आस्क हिम द नमाज और ये कर्नाटका के बारे में पूछना, पहले आप कंप्लीट कीजिए दारूवाला साहब. प्लीज बोलिए सर, प्लीज. Yeah, दारूवाला the साहब, Karnataka you- issue, sir, seriously to God, I do not know. I do not know what is the Karnataka issue, what is it, ये RSS पे बैन, ये नमाज मस्जिद का मुझे विषय नहीं मालूम. I've joined the debate late. If you can enlighten me, I'll be very No, happy on that issue, sir. government officers cannot go for RSS function without an NOC from the government. सरकार का कहना है, मगर आरएसएस के चाहने वालों का कहना है कि अगर नमाज के लिए एनओसी नहीं चाहिए तो आरएसएस के फंक्शन में एनओसी की क्या जरूरत है? दारूवाला साहब. नहीं, क्या ये अभी कांग्रेस गवर्नमेंट है सर. बी हैप्पी क्या उन्होंने बैन नहीं लाया पार्टी के ऊपर, उनकी सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग. Sir, this used to मगर be ये there earlier. संघ है, संघ अपने परी से काम कर रहा है. हम लोग सरकार से यहाँ पे उलझते नहीं, हम लोग कोई भी काम शासन के खिलाफ संविधान के खिलाफ नहीं करेंगे. ठीक है, अगर वो चाहते हैं कि सरकारी अधिकारी आरएसएस के फंक्शन में नहीं जाए तो नहीं जाए, सरकार है सर, कोई भी रूल निकाल सकते, कोई भी स्क्रैप कर सकते. मगर संघ ने ऐसा क्या वहां पे बुरा किया, संघ के वजह से वहां पे क्या डैमेज हुआ, मुझे तो नहीं पता. संघ इतना शांत, लोकप्रिय और अपनी शांति को प्रेम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है. आ जाएगा लोगों के समझ में. करने दीजिए बैन, करने दीजिए बैन, कोई बात नहीं. दारूवाला सरकार है, साहब, कुछ वो भी कर कहते सकती है सर. हैं, उनका उनका ये कहना है, उनका मत ये है कि पब्लिक प्लेसेस में जब किसी और को परमिशन नहीं है तो ये आरएसएस वाले कोई पब्लिक प्लेस कैसे टेक ओवर कर सकते हैं? हर संडे को आपकी शाखा होती है, या सुबह सुबह पार्क में आपकी शाखा होती है, हर जगह पे आप लोग जो है वो परेड निकाल देते हैं, कुछ और कर देते हैं. तो मतलब इवन ऑन गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, इवन ऑन प्रॉपर्टी विच इज नॉट योर्स, तो विच इज वाई दे से ये क्या है भाई? तो इसके ऊपर, और मैं आपको एक चीज बता दूं, ये पहले बैन हुआ करता था. दिस वाज अ बैन व्हिच वाज ब्रॉट इन ड्यूरिंग जवाहरलाल नेहरू's टाइम. पंडित जवाहरलाल नेहरू के वक्त था. वो था कि कोई भी सरकारी मुलाजिम आरएसएस के फंक्शन, स्पेसिफिकली आरएसएस वाज मेंशन्ड, आरएसएस के फंक्शन में नहीं जाएगा. You were banned. Then Atal Bihari Vajpayee's government came and this order was withdrawn. Since then, government officers have been going. Now, Karnataka government is trying to revive that same order. They say that And- without our permission, you can't go. And the RSS is equating namaz and the RSS function. कि नमाज के लिए एनओसी नहीं चाहिए तो यहाँ एनओसी की जरूरत क्या है दारूवाला साहब? That is RSS view from south. Really, I would not want to comment. It is a government. They have taken a diktat. They can withdraw it. They can implement it. ये तो बहुत अच्छा हुआ. ये तो इतना अच्छा हुआ, मैं तो ये कहना चाहता हूँ. आरएसएस को ये सरकार बैन कर रही है, तो ये मैसेज सारे देश में जाना चाहिए. अभी बैन नहीं जहाँ है पे सर. कांग्रेस सरकार आएंगी, वो आरएसएस के मीटिंग में, ये वहाँ पे सरकारी दफ्तरों में ये बैन आएंगे. तो जो मैं कहता था, कांग्रेस ये हिंदुत्ववादी की दुश्मन है, ये सैफ्रनाइजेशन के खिलाफ है, और ये जो सनातनी के नंबर 1 दुश्मन है, ये तो आपने देखा. और ये जो किया, ये इसका जो एक चिंगारी जो देश में आप सिलगेंगी ना, अब इससे ज्यादा जोर शोर से आरएसएस काम पे लग जाएगा. That's my final statement. If you Wonderful, twist wonderful. Now and can we ask go me to the same Sanjay thing Dwivedi, 10 sir? times, I will say the same thing. बहुत अच्छा हुआ. जी. अभी आप देखो तो अब होता अली क्या है. दारूवाला साहब, आपको पता होगा, फिर आप सरदार पटेल जी को मानते हैं क्या? आरएसएस को बैन करने का काम सबसे पहले सरदार पटेल ने किया, तो आप कंडेम करिए सरदार पटेल को. अगर आप में छोड़ो, दम क्या है हुआ और आपके मालूम है. नेताओं आज की में बात दम करो है, सर. तो आदरणीय मैं सरदार इतिहास पटेल जी को में कंडेम नहीं करिए जाना चाहता. कि सरदार आज पटेल ने संघ क्यों क्या बैन काम किया. कर रहे हैं. सरदार पटेल गलत थे, ऐसा आपका ये है ना सर उन्होंने बैन किया, फिर बैन को लिफ्ट भी किया ना सर. सर. सरदार अभी पटेल जो के बैन जीवन का में इशू है, ही, जिस पर ये उनके बात कर रहे जीवन हैं काल कि में पूरा भी, फैल जाएगा, उनके देश जीवन और काल ये में ही हो लिफ्ट जाएगा. किया गया. तो धमकी दे रहे हैं ना ये तो. सर पूरी बात बताइए ना, फिर पूरी बात बताइए. और उसके बाद 1963 में 26 जनवरी को आरएसएस के कोई 126 लोगों की टुकड़ी ने रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लिया. सो दे ऑल पार्टिसिपेटेड इन द रिपब्लिक डे परेड. ऐसी क्या बात है? संजय द्विवेदी जी आपसे ये जानना चाहते हैं, आज की तारीख में हमारे उद्धव ठाकरे जी, राज ठाकरे जी, शरद पवार साहब, कांग्रेस के भी लोग, सब लोग गए मिलने के लिए स्टेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से. उन्होंने कहा कि भैया देखो, जो वोटर्स लिस्ट है उसको अपडेट किए बगैर आप लोग चुनाव कैसे कर सकते हैं? अभी जो नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनकी बाउंड्रीज नहीं बनी है, वो आप आर्बिट्रेरी तरीके से बना रहे हैं, स्पेशली विद रिगार्ड टू मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक. सर कोई 27 के करीब हैं म्यूनिसिपैलिटीज महाराष्ट्र में
जिनके कहीं 3 साल, कहीं 5 साल, कहीं 4 साल से चुनाव नहीं हुए हैं, उनका भैया आप जब हाउ कैन यू डू दिस अनलेस एंड अनटिल आप जो हैं वोटर्स लिस्ट तो अपडेट कीजिए। अब मुझे मालूम नहीं वो क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले, लेकिन आपके मुताबिक आगे आप लोगों का क्या रवैया रहेगा? सपोज इलेक्शन कमीशन से कि भाई देखिए हम तो चुनाव करा रहे हैं इसी वोटर्स लिस्ट को लेकर के। द्विवेदी साहब। देखिए बजाज जी, सबसे पहले मैं दीपावली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। थैंक यू सर। आपको भी सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें। ओम श्री लक्ष्मी आय सभी नमः। के धन धान संपत्ति से जी। सबका बढ़ोतरी हो। देखिए अभी 2-3 बातें हमारी, हमने जब डिबेट पूरा सुना आधे घंटे में जी। ये तो आरएसएस की बात थी, संविधान के खिलाफ काम नहीं करेंगे बीजेपी वाले कहते हैं। जेपी नड्डा जी कहते हैं साहब हम जो हैं, जेपी नड्डा जी कहते हैं हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। कब कहा था? अब तो है। जी हाँ। जेपी नड्डा जब अध्यक्ष थे, जी, उन्होंने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बीजेपी के, तो उन्होंने कहा था हमें आरएसएस की जरूरत नहीं सर। कभी इनको आरएसएस जरूरत हो जाती, कभी नहीं जरूरत होती। हमारे इस विषय में हमारा कोई टिप्पणी करने का मतलब नहीं है। हमारा सीधा से एक मतलब है कि ये वसुधैव कुटुंबकम का हमारा जो भारत देश है, भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपराएं है, जो हमारी सामाजिक उन्नति है, तमाम ऐसी चीजें हैं जो वसुधैव कुटुंबकम पे हमें निर्भर। देश 1947 में आजाद हुआ। आजादी के बाद ये हुआ था कुछ मुसलमान जो हमारे पाकिस्तान जाएंगे, लेकिन इनके प्रकार महात्मा गांधी जी के आग्रह पे, महात्मा गांधी की वजह से आज वो रुक गए। आज उनको मतदान का अधिकार है, उनके आईएएस बन रहे हैं, पीसीएस बन रहे हैं, तमाम सरकारी नौकरियों में भी जो भी हमारे मुस्लिम भाई हैं सब उसमें शामिल हैं। ये मैं ये सोचता हूँ कभी कभी साहब, जब ये चुनाव का वक्त आता है तो हिंदू मुस्लिम क्यों आवाज उठने लगती है, तब क्यों नमाज की उठने लगती बात, तमाम ऐसी बातें क्यों आने लगती, मैं अभी तक नहीं समझ पाया। चाहे दिल्ली चुनाव मैंने देखा, पश्चिम बंगाल चुनाव मैंने देखा, वहां भी सब चीजें यही पैदा हो गई थी। मैं कहता हूँ देखिए, जो वसुधैव कुटुंबकम की धारणा हमारे अंदर है, और आपने कहा भी साहब मुसलमान नमाज जो पढ़ते हैं वो नमाज उनको नहीं पढ़नी चाहिए। देखिए धार्मिक भावनाओं में, चाहे हमारी भावना हो हिंदू की, हम कहते हैं हमें मंदिर नहीं जाना चाहिए हिंदुओं में, आपका सिखों का या गुरुद्वारा नहीं जाना चाहिए, या मुसलमान की जब आप मस्जिद में नहीं जाना चाहिए। देखिए ये सब कहना मैं समझता हूँ बिल्कुल उचित नहीं है। बट द्विवेदी जी, उद्धव ठाकरे जी ने यही प्रश्न आगे पूछा है मुस्लिम मंच आरएसएस। अली दारूवाला साहब वही मुस्लिम मंच के बहुत बड़ा एक लीडर है, अली दारूवाला साहब आरएसएस के मुस्लिम मंच। उद्धव जी ने जो आपने कहा वही पूछा कि अगर आरएसएस मुस्लिम समाज को लोगों को अपनाते हैं, और अगर उद्धव ठाकरे ने कोई मुस्लिम समाज के लोगों को अपना दिया और कोई पद वध दिया, तो आरएसएस बीजेपी का कहना कि आप हिंदुत्व से बहुत दूर चले गए, हिंदुत्व से बहुत दूर चले गए और हमें आप हिंदुत्व मत सिखाइए। तो आप उद्धव जी जो कह रहे हैं, कितना आप देखते हो कि आरएसएस करे तो देश प्रेम, आप करे तो देश विरोधी ताकत? नहीं देखिए ऐसा नहीं है। देखिए जब से 2014 के बाद जो माननीय मोदी जी और उनकी टीम जो आई है, उनका देश प्रेम तो कोई मतलब नहीं बॉस। देश प्रेम से कोई मतलब है ना उनको। राष्ट्रीय जो हमारी मध्यम वर्ग है, जो हमारा गरीब वर्ग है, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। ये सब एक ढकोसला चल रहा है, एक्चुअली में दिखावा चल रहा है सिर्फ कि हम उनके विरोध में। अभी जैसे हमारे दरबार जी ने संविधान के खिलाफ हम काम नहीं करेंगे, तो मैं एक चीज पूछता हूँ सर कि विधायक तोड़ने का संविधान के अंतर्गत आता है। अब आप कहते साहब तो अपने आप ही आ गए, तो अगर अपने आप वो आए तो आप उन्हें मंत्री क्यों बना दिया, मुख्यमंत्री क्यों बना दिया? अगर शिवसेना टूटी, मानिए एकनाथ शिंदे इतने सच्चे आदमी है, तो उनको मुख्यमंत्री क्यों बनाया आपने? उनके जो लोग आए उनको मंत्री क्यों बनाया आपने? तो इसका मतलब क्या हुआ? संविधान की जो रक्षा है वो शायद आज की डेट में हमारा भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार नहीं कर रही है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं और डंकी की चोट पे बात कहता हूं, संविधान की धज्जियां
इन 2014 के बाद जितनी उड़ी है उतनी शायद किसी भी कार्यकाल में या किसी भी प्रधानमंत्री कार्यकाल में नहीं उड़ी। जिस तरह से दिखावा चल रहा है आज, जिन चीजों के लिए भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर लड़ाई लड़ते थे कि साहब सिलेंडर के दाम बढ़ गए, साहब डॉलर के दाम बढ़ रहे हैं, आज वही चीजें इस देश में हो रही हैं, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे जो भी चीजें हो, आज वही चीज इस देश में हो रही। क्यों हो रही भाई? आपने खड़े होकर कहा था, आपने 2014 से महंगाई की मांग, आपकी मोदी सरकार तो महंगाई की मांग जब आपने बात की तो महंगाई क्यों बढ़ रही है, इससे कोई विचार हुआ? हाँ, एक विषय है हिंदू मुस्लिम, वो मस्जिद चले गए, मेधा पाटेकर भी आ गई, वो कहने लगे साहब ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, दूसरा कोई आ गया वो ऐसे होना चाहिए। अरे जब भाई देश में रहना तो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। आरएसएस देखिए, आरएसएस खुद कहती है मुसलमानों को पक्ष लेती है, तो भारतीय जनता पार्टी वाला कोई बोलता नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य न आरएसएस है, न देश है, न समाज है। उनका सिंपल एक उद्देश्य है कि सरकारें हमारी कैसे बने, जिससे हम अपने जो हमारे गुजरात के जो हमारे मित्र भाई हैं, उद्योगपति भाई जो हैं, उनको इस देश में, पूरे देश में कैसे हम फैलाएं, कैसे हम पनपाएं, कैसे हम एयरपोर्ट दें, कैसे तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जो उनको दें। तो बात इसकी नहीं है, बात देश में ये है कि अगर हम वसुधैव कुटुंबकम हैं, अगर देश में हमारे मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, हर प्रकार के लोग हैं, पारसी भी हैं, अगर वो रह रहे हैं तो कम से कम हमको इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि हम एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की बातचीत करना बंद कर दें। अगर मस्जिद मुसलमान अगर कर रहे हैं, आपके नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज अगर सड़कों में पढ़ी जा रही है, या हिंदू लोग काम कर रहे हैं सड़कों पे, तो मैं कहता हूँ दोनों गलत हैं। सभी, हर व्यक्ति को, हर धर्म को, हर समाज को एक तरह से एक उसमें रह संविधान के अंतर्गत कार्य करने चाहिए, लेकिन उसको एक संगठन को लेके, एक धार्मिक स्थल को लेके अगर आप निरंतर उस तरह की बयानबाजी करेंगे, उस तरह की बातें करेंगे, तो दिल्ली हमने उदाहरण देखा, दिल्ली चुनाव समय तमाम ऐसी बातें चल रही थी। Right, so we'll come back to you. So one second, sir. Sir, 1 second. So निजामुद्दीन जी, राहुल गांधी जी का कहना था कि मोदी जी ट्रंप से डरते हैं, ट्रंप से मोदी जी डरते हैं। बीजेपी का कहना है मोदी को डराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, कभी डरने वालों में से ये। तो आप किस प्रकार से कह रहे हो, मोदी? सर कह नहीं रहे, देख रहे। आपने रसिया से तेल खरीदना कर दिया, बंद हो गया ना, डांट दिया, उसने डरा दिया आपको। यानी हम डरपोक हैं, ऐसा निजामुद्दीन की कहने की जरूरत नहीं है। जो घटनाएं हो रही है खुद ही देखो ना, रसिया से तेल बंद हो गया ना आपका। कब बंद हुआ सर? मोदी जी का स्टेटमेंट ये खबर मेरे पास तो नहीं आई। तो आप डरते नहीं तो क्या है सर? ये खबर मेरे पास तो नहीं आई। ये कब बंद हुआ सर? आज पढ़ लीजिए, आज का स्टेटमेंट आ गया कि प्रधानमंत्री ने और पूरे सारे लोग रसिया से तेल नहीं परचेज किया जाएगा। आज देख लीजिए। वो तो ट्रंप कह रहा था, ट्रंप ने बोला है, इंडिया ने तो नहीं बोला है सर। सर ये आप देखिए ना, सर पढ़िए ना, मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरी मर्जी का स्टेटमेंट है सर। इनफैक्ट रिपोर्ट बता रहा हूँ सर, इनफैक्ट मेरे पास तो खबर यहाँ पर ये है, कि पहले हम 29% अपना ऑयल रशिया से खरीदते थे। एज ऑफ अक्टूबर इट हैज गॉन अप टू 34%। ये तो 34% ही है। खोल लीजिए, मैं आज की बात कर रहा हूं सर। ये रॉयटर्स की स्टोरी है कि भारत सर, ये सिर्फ ऑयल कवर करते हैं, खरीदेगा। ये अमेरिका के दबाव की बात है सर। आपने सिर्फ हेडलाइन पढ़ी होगी, बाकी खबर पढ़ लीजिए। वो ट्रंप साहब को कोट कर रहे हैं। मैं कर रहा हूं क्योंकि मैं दूसरे और चीज पर नहीं जा रहा हूं कि आज की खबर है सर। आज की खबर जो आई है, जिसकी आप बात कर रहे हैं, अब तक 50 वो ट्रंप साहब का है। ट्रंप ने बता दिया क्या होना है आपके भारतीय। बट दैट इज नॉट ट्रू सर। आई डोंट एग्री विद यू। यू आर रॉन्ग सर। सर यू आर रॉन्ग। अटल जी की नो सर, यू आर रॉन्ग। दैट डिसीजन हैज नॉट बीन टेकन। वी आर स्टिल बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया।
देयर इज नो सच थिंग। या तो मीडिया झूठी है, या तो मीडिया सर, झूठी है, नव या भारत फिर टाइम्स मैं में गलत- जो मैं गलत खबर आई है वो हेडलाइन है, आप बाकी आपको खबर गाली पढ़िए। के साथ दे रहा हूं। अरे निजाम साहब, बाकी खबर पढ़िए ना, आप सिर्फ हेडलाइन के ऊपर क्यों जा रहे हैं? और उन्होंने हेडलाइन में सिर्फ ट्रंप को कोट किया है, बस दैट्स इट। और ज्यादा तेल खरीदने वाले वहां से रशियन ऑयल और खरीदने वाले। अब दारूवाला साहब के पास पेट्रोल पंप भी है तो वो बता देंगे कि असलियत क्या है। बोलिए बोलिए दारू निजाम। वाला साहब को क्या फर्क पड़ता है, उनको तो पेट्रोल आ ही जाएगा। पेट्रोल का फर्क पड़ेगा देश की गरीब जनता को, जिसके लिए बीजेपी की सरकार को पड़ी नहीं है कि आदमी मरेगा या खाएगा कि सर, नहीं 103 रुपए 50 तो पैसे उनका का एक ही है साधन है कि जो चीज महंगा सर, आज की करते तारीख में हो, 103 रुपए 50 पैसे का है मुंबई में पेट्रोल, और 90 रुपए 43 पैसे का डीजल है। और मनमोहन सिंह जी के वक्त 45 रुपए पे शुरू हुआ था और तकरीबन 55 के 60 तक पहुंचा था। और तब हाहाकार मच गई थी हर जगह पे, यह कहा जा रहा था कि जैसे ही हम लोग आएंगे पेट्रोल की कीमत 35 रुपए हो जाएगी, यह कहा गया था। सर, अभी तो 103 रुपए 50 पैसे हो गई। कहा था, इनके जितने मानने जानने वाले थे सबने कहा था, लेकिन जिन लोगों ने कहा था आज वो पूछने आ रहे हैं क्या, और जिन लोगों ने सरकार से विरोध करके बाहर आए थे वो सब सरकार में इनके साथ बैठे हैं। मोदी आज जी तो इनके गृह जो पहले इनके गृह सचिव थे बिहार के रहने वाले थे सिंह साहब, आज तो उन्होंने बीजेपी के अगेंस्ट बयान दिया कि उनको वोट मत देना, सब झूठ बोलते हैं। मोदी जी दो फ्रंट पे लड़ रहे हैं। एक, देश के दुश्मन जो आतंकवाद है उनको खत्म कर रहे हैं। कल विक्रांत के ऊपर बैठकर नेवी के जितने ऑफिसर्स थे और नेवी दल के साथ मिलकर दिवाली मनाए। और मोदी जी ने कहा जिस दिन विक्रांत को मैं चला लूंगा पाकिस्तान का क्या हाल हो। तो एक तो वो बाहर विदेशी दुश्मन, और देश के अंदर नक्सलवादी मेरी खत्म। बात सुनो, देश के अंदर पाकिस्तान नक्सलवादी की क्या खत्म, औकात है भारत के सामने? नक्सलवादी खत्म। प्रधानमंत्री चिड़ियों से लड़ने की बात करता है, राजनाथ सिंह कुत्ते बिल्ली से लड़ने की बात करता है। लड़ने की बात करो ना कि हम चाइना को तबाह कर देंगे, चाइना हमारे जद में है। आप बात करो कि अमेरिका हमारे जद में है, रशिया हमारे जद में है। आप कुश्ती लड़ने जा रहे हैं उससे जो हारा हुआ है। आप बात करेंगे पाकिस्तान मेरे जद में, क्या औकात है पाकिस्तान की दुनिया में? आज भी भिखमंगों की तरह कटोरा लेके पूरे दुनिया में टहलता है वो, और लड़ाई उससे करने की बात करते हैं। दम है तो आप कहो ना कि अमेरिका मेरे जद में है, मैंने ब्रह्मास्त्र बनाया है, मैंने विक्रांता बनाई है, मैं अमेरिका को तबाह कर दूंगा। आप इसकी बात क्यों नहीं करते? आप बात करते हैं पाकिस्तान से लड़ेंगे, अफगानिस्तान से लड़ेंगे, कटोरा लेके हम बांग्लादेश जाएंगे। ये क्या लड़ाई है? भारत इसके लिए बना था ताकत महाशक्ति। अगर भारत महाशक्ति है तो अमेरिका से लड़ने की बात करो ना। पाकिस्तान की क्या औकात है भारत के सामने, मुझे बताइए ना। आज उनके पास खाने को नहीं है और हम हजारों करोड़ के दान दूसरों को देते फिरते हैं। तो अगर हम बड़े आदमी हैं तो हम बड़ों से लड़ने जाएंगे ना। लेकिन सर, झटका भी नहीं। वन सेकंड, जेंटलमैन, जो अभी बात कही, गिरे और पाकिस्तान निजाम साहब ने कुछ बोला अभी, और फिर भी हमारा प्रधानमंत्री वाहवाही कर रहा है कि हम लड़ेंगे। निजाम साहब ने कुछ बोला अभी, अगर आपकी इजाजत हो जाता है सर, अगर आपकी इजाजत हो तो केपलर डेटा जो है which tracks oil imports and sales all over the world, I would like to read it out. In the last 3 months, Indian As a imports spokesperson for from BJP, oil, sir, may I? Indian imports of Russian oil had fallen from $1.9 billion per barrel to $1.6 million per barrel every day. In October, जब से ये ट्रम्प साहब ने कहा है कि मोदी जी ने मुझे प्रॉमिस किया कि वो रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर देंगे, we have jumped back to 1.8 million barrels per day. 1.8 million barrels per day. If we keep going at this pace, very shortly our oil imports from Russia in the month of October will be 40%, not 34%, 40%. दारूवाला साहब, आप बोलें प्लीज। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इसका फायदा गरीब जनता को हो रहा है क्या? आप जो परचेस कर रहे हैं या ला रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं, उससे भारत की गरीब जनता को कुछ मदद मिल रही है? सड़कें बन रही है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ऐसा सरकार बोलती है। कहाँ बन रहा है? आपने स्पेस टेक्नोलॉजी सर, कोस्टल रोड बनी है, बाकी सब चीजें बनी है, आपको दिख रहा है ना। समृद्धि मार्ग बना है, सब कुछ बना है। समृद्धि डूब गया सर, मर रहे हैं लोग, मर रहे हैं, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, समृद्धि पर मर रहे हैं लोग।
समृद्धि गिरा भी बारिश में 4-5 किलोमीटर तकरीबन 100-150 मीटर धस गया। दर्जनों ऐसे निजामुद्दीन जी सही सही कह रहे हैं दारूवाला साहब, ये निजामुद्दीन जी सही बोल रहे हैं। आप तेल का दाम कम क्यों नहीं करते? अगर कम में खरीद रहे हो तो लोगों को कम दाम में दिया हो। Why are you not giving rationing it to the people? Why are you not reducing the per liter जो रेट है उसको कम क्यों नहीं करो? सरकार फायदा मिल रहा है सरकार को, पुश इट डाउन टू द कंज्यूमर। वो सही कह रहे हैं, कांग्रेस सही कह रहे हैं, निजामुद्दीन जी सही कर रहे हैं। करेक्ट या नाउ आंसरिंग निजामुद्दीन जी जो एक 10 मिनट से इतना आक्रोश में गुस्से में आके बात कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूँ, मैं उनकी बात को मानता हूँ। ये कह रहे आप पाकिस्तान जो गरीब देश है उसको आप क्यों दिखाते? मैं मानता हूँ पाकिस्तान से क्या, पाकिस्तान से दो हाथ करने में कोई बहादुरी नहीं है। गरीब है। 1947 में क्या जो हुआ था वो बेचारे हमारे भाई लोग हैं, हमसे टूट गए, आज वो लोग अलग हो गए। मगर मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, अगर आप भारतीय नागरिक के जैसा अगर आप पाकिस्तानी नागरिक को पूछते हो ना, वो कहते हम लोग इंडिया के साथ ही बेहतर थे। जैसा यहाँ पर ब्रिटिश गया, ब्रिटिश को घलाने में हमको 200 साल लगे। ये भी अगर जिन्ना के वक्त अगर हम लोग थोड़ा स्टैंड गलत नहीं, थोड़ा स्ट्रांग स्टैंड लेते तो शायद पाकिस्तान हमारा अंग रहता, हमारे भाई रहते, हमारे साथ रहते। उनके साथ झगड़ा वॉर ये करने की आवश्यकता नहीं है। वो एक गरीब और एक बहुत तकलीफ में एक वो देश है, और जो उनको टेररिज्म के अलावा कोई फंडिंग नहीं है, वो लोग उनके लोग यहाँ भेज रहे, वही एक पैसा मिल रहा है। मगर मैं तो एक अलग बात कहता हूँ, अगर उनके टेररिस्ट को अगर आप पकड़े तो आप देखेंगे वो 1000-2000 करोड़ देते हैं उनको। अगर हमारी सरकार जो आज इतनी सक्षम सरकार है, अगर वही टेररिस्ट को पकड़ के उनको अगर हम 4000 करोड़ देते तो वही टेररिस्ट अलग काम करेंगे, शायद वो लोग उनकी वेपन्स को नीचे डाल देंगे। एनीवे उनका ये पहला सवाल। मैं मानता हूँ पाकिस्तान को आज दिखाने में कोई बहादुरी नहीं है। जी जी जी। और जहां तक पैसा अरे निजाम साहब उनको बोलने तो दे यार। निजाम साहब प्लीज, दारूवाला निजाम साहब पैसे के साथ आतंकवादियों को छोड़ने कौन गया? निजामुद्दीन रहीम साहब प्लीज उनको बोलने तो दीजिए ना। उन्होंने अरे आपको सर गलत बात सर उन्होंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप भी तो गलत बोल रहे थे ना, आपने भी तो गलत बोला। मैं बहुत ध्यान से निजाम साहब आपने भी तो गलत बोला। आपने कहा कि हिंदुस्तान ने तेल खरीदना बंद कर दिया, गलत खबर है, जब आप गलत खबर है सर, आपने गलत खबर दी, आपने गलत खबर दी। तो दारूवाला साहब को उछल उछल के बोलना शुरू नहीं किया ना उन्होंने। प्लीज पेशेंस रखिए ना सर, सब्र रखिए, आपके पास वापस आता हूं, आपको जो बोलना हो बोलिए। ये जो अतिरेकी लोग हैं इनको ना कोई देश से प्रेम है, ना उनको समाज से प्रेम है, और ये कोई धर्म के नहीं है। ये केवल और केवल पैसे के लिए ये काम कर रहे हैं। आज जो कश्मीर में हो रहा है, अगर आप उनको पकड़े, उनको बोले क्यों, तो बोलेंगे हमको पैसा देके यहाँ पे ये काम करने को भेजा है। उनको कुछ पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है, उनको कोई लगाव नहीं है। मैं तो कहता हूँ ये डिप्लोमेसी अगर भारत सरकार, मैं कहता हूँ ये मेरा ओपिनियन है, अगर भारत सरकार अपनाती है, ये अतिरेकियों को पकड़ो, उनको बोलो भाई ये डबल पैसा लो, ये काम छोड़ दो। अब इतना पैसा आज इंडिया के पास है, आप देखेंगे जादू हो जाएगा सर। ये अतिरेकी लोग देश में जाके उन पे बॉम्ब डालेंगे। ये ऑन अ लाइटर नोट ये मैं कहना चाहता था। Anyway, let's talk about oil imports, sir. Second, coming to that oil import. Yes. जो इन्होंने कहा, ये जो कह रहे निजामुद्दीन जी, ये बराबर है। ये जो कह रहे ना, क्या कोई किसी पावरफुल देश के राष्ट्रपति ने कहा, क्या मोदी जी ने मुझे आश्वस्त करा है क्या मैं रशिया से ऑयल नहीं लूंगा? जैसा उन्होंने जाके डिक्लेयर कर दिया था कि वॉर खत्म है, 7 प्लेन गिर गए, तो उन्होंने जाके ये भी डिक्लेयर कर दिया क्या मोदी जी ने मुझे ऐसा बोल दिया। ऐसा क्यों करते, क्या करते सर? बहुत बड़ा आदमी, मैं उसके बारे में नहीं कह सकता, मगर मैं कह सकता हूं आपको, क्या मेरी सरकार ने मिस्टर रणधीर जायसवाल जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है सर, ही इज द स्पोक्स पर्सन ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उनका ये कल का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा ये ऐसे ये राष्ट्रपति क्यों कह रहे हैं मुझे नहीं पता, ऐसा हमने कोई आश्वासन नहीं दिया, हमने ऑयल लेना बंद नहीं किया और हम ऑयल ले रहे हैं। ये स्टेटमेंट कैसा आया है, इसका एक्सप्लेनेशन हमारे रणधीर जायसवाल जी ने स्पष्ट किया है। जो कांग्रेस का कहना है इसको कम करो, रेट कम करो, प्रदीप सर ने रेट कम करो, वो तो सरकार कर सकता है। जवाब दे रहा हूँ, उसी का जवाब दे रहा हूँ। सर देखो, हमारे द्विवेदी जी, शायद वो एक गलीवर स्टोरी होती है ना,
एक वो गलीवर को बांध के रखा था, वो उठा 20 साल के बाद। ये 20 साल में क्या क्या हुआ गया, सरकार बदली हो गई, करेंसी चेंज हो गए, 1000 के नोट बंद हो गए। शायद उनको पता नहीं है कि सस्ताई जो मोदी जी ने कहा था वो अब हो चुका है, बचत हो रहा है। और सारे लोग ये दिवाली जो बाहर आप देखेंगे ना सर, पटाखे लेने के लिए, सोना लेने के लिए और कपड़े लेने के लिए कतार लगी है सर। ये जो सस्ताई जो मोदी जी ने, ये जो त्योहार के वक्त ये जो लोगों को, जनमानस को जो त्योहार का गिफ्ट दिया है ना सर, उल्लास का माहौल है भारत में। ये द्विवेदी जी शायद आपने देखा नहीं, नो प्रॉब्लम। तेल कभी कम करो दारू वाला साहब, तेल का रेट के बारे में, पेट्रोल उसके डीजल बारे में कम बात नहीं करेंगे दारू वाला। पेट्रोल डीजल कम करो। कमिंग टू दैट, प्रदीप सर के मर्सिडीज में शायद बहुत ज्यादा तेल जा रहा है। His car is giving him very bad mileage. Absolutely true, sir. Because I know Absolutely he's true. using a But S it's a class, diesel car. क्योंकि इनके सारे वीडियोस जो होते हैं वो S क्लास में रहते हैं। तो कोई बात नहीं, तेल आज 103 रुपए सारे देश में, और कोई कोई स्टेट्स के अंदर जैसा गोवा में 90 रुपीज है। इसके अंदर आज रेट कम करना मुश्किल इसलिए है क्योंकि देयर आर सम डेफिसिट्स दैट वी आर पेइंग। ऑल आवर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स आर गोइंग ऑन ऑयल मनी फंडिंग। और मैं एक बात कहता हूं कि 6 साल में पेट्रोल और डीजल का रेट ना बढ़ा है ना घटा है। 6 साल पहले जो ओवरनाइट मोदी जी ने 10 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल में कम किया था, आज 112 रुपए से 103 रुपए पे आया है। हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स को हम मिडवे बंद नहीं कर सकते, और जो रेट से हम ऑयल खरीद रहे, रिफाइनिंग कर रहे, और कस्टमर को एंड प्रोडक्ट, कस्टमर्स को जो हम पेट्रोल 103 से दे रहे, उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन है, रिफाइनिंग है, डीलर मार्जिन है, और इसके अंदर वैट भी इन्वॉल्व है। और इसमें से जो पैसा आता है स्टेट को और सेंटर को बराबर 50-50 दिया जाता। आज जो हमारी इकोनॉमी, सरकार का सैलरी सब जो हो रहा है, वो ऑयल इकोनॉमी, ऑयल पूल डेफिसिट को निकालने के लिए इसके तहत ये काम हो रहा है। और इमीडिएटली रेड्रेसल देना मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि हम लोग रेट को कम करके कस्टमर्स तक और भी कुछ सहूलत दे सकते, मगर अगर सहूलत देने का कहां पर भी गुंजाइश है, जैसे हमारे माननीय ऑयल मिनिस्टर ने कहा, हरदीप पुरी जी ने, इफ देयर इज एनी स्कोप and if the rates further go down below $60, we will consider. It won't That happen. is replying to even if it goes down to Pradeep sir's $50, it won't question. happen. Sir, even if it goes down to $50 a barrel, it won't happen. Why don't you, sir, असली बात तो बताइए ना, why are you being so polite? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा दारू वाला साहब, आपको आज क्या हो गया? क्या पी रहे हैं आप उसमें? भांग पी रहे हैं क्या? नहीं देखो, निजामुद्दीन जी जो अरे से बात कर रहे पूरी बात तो सुनो। जो आक्रोश से बात कर रहे हैं, मैंने सीखा है यहाँ पर। जेंटलमैन पूरी बात सुन लीजिए। कांग्रेस सरकार के बात जो है ना दौरान, सर, कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सरकार इतनी ज्यादा कहना चाहते, मेरा पक्ष जो कहना चाहता, मेधा कुलकर्णी जो करा वो भारतीय जनता पार्टी का विचार नहीं है। जब तक उनको मैं कुछ बोलूंगा और मेरा मैसेज जब तक मैं पब्लिक तक नहीं लेके जाऊंगा, दारू वाला साहब तो समझ में नहीं आएगा। दारू वाला साहब, may I speak sir? Just 1 second please. द्विवेदी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। Fact is, the rate of petrol was about 60-65 rupees per liter during Dr. Manmohan Singh's time, because the Congress government was giving a huge subsidy. वो सब्सिडी इतना पहाड़ बनके आज की तारीख में सरकार के सामने खड़ी है, जिसका इंटरेस्ट देना पड़ता है आपको हर 3 साल के बाद। कैसे आप पेट्रोल की प्राइस नीचे करोगे? यू कांट, not till you have paid off that entire debt, you will not be able to, and that debt will be paid off only in 10 years. उसके पहले आप पेट्रोल और डीजल की प्राइस कम नहीं कर सकते। सीधी सादी बात है। द्विवेदी जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए सर प्लीज। ऑयल पूल डेफिसिट, यही मैंने कहा। दैट्स राइट सर, ऑयल पूल डेफिसिट हर एक को समझ में नहीं आता ना सर। जी द्विवेदी जी बोलिए सर प्लीज। देखिए सर, बात आपकी सही है कि हम कर्जा दे रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, ब्याज दे रहे हैं, तमाम चीजें दे रहे हैं, लेकिन सरकारें क्यों बनाई जाती हैं सर? आज अगर कांग्रेस की जगह बीजेपी को 240 सीटें अगर जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दी हैं और उनकी सरकार बनी है, तो किस लिए बनी? मैं मनमोहन सिंह के लिए कहा जाता था कि साहब वो बोलते नहीं है, कुछ बोलते नहीं है। उनको महंगाई, किसने बोला नहीं बोलते जो बढ़ रहे थे और जो महंगाई हो रही थी, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चूड़ियां भेंट की थी। उसके लिए चूड़ियां भेंट की सर, वो तो पॉलिटिकल टैक्टिक है ना सर। आप तो भी क्या करो, ये उचित था उस समय? आप भी करो।
चूड़ियां भेंट करना क्या, मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री थे, माननीय प्रधानमंत्री जी थे, उनको चूड़ियां भेंट करना क्या उचित था? सर वो पॉलिटिक्स में आज होता है अगर सर। आप कह रहे हैं साहब सर ब्याज देना पड़ आपकी रहा है, शिक्षा रहने तो न जाने क्या कुछ उस समय जो किया क्रूड है। ऑयल था, जो कच्चा तेल था, वो 4 गुना ज्यादा था। आज कच्चा तेल की कीमत जो I agree, है, yes, कच्चे quite true. तेल की कीमत जो है वो कम है, यस ट्रू, कम है वो। एब्सोल्युटली ट्रू। लेकिन देखिए एक तो बहानेबाजी हो गई ना बजाज जी, आप बहाना बनाइए, मैं कर्जा है बहाना सर, बनाऊं। सब्सिडी है, अरे साहब वापस देना क्या है ना। कुछ हो ही नहीं पा रहा है साहब, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, कुछ कर ही नहीं सकते, तो भैया उतर जाइए सरकार से, इस्तीफा दे दीजिए सर, भाई, सब्सिडी पे दूसरे सरकार मौका नहीं दीजिए चलती जो है। सोच सके, जो समझ सके। भाई सोना पूरा गिरवी रख दिया गया था, पूरा इस देश का सोना पूरा गिरवी रखा हुआ था, आपको मालूम होगा, पूरा गिरवी रख दिया गया था। 1991 क्या हुआ में। सर? सरकार ऐसी आई जिन्होंने क्योंकि इतनी सब्सिडी दे दी थी आपने उसके पहले। द्विवेदी जी, आप महाराष्ट्र में चुनाव जीतोगे कैसे? महाराष्ट्र में नीतियां हमारी डेवलप कर रही है, बढ़ रही है। संजय राउत ने कहा 96 लाख वोट चोट जो इंक्लूड किया गया, वोट इलीगली 96 लाख इंक्लूड किया गया महाराष्ट्र में। इस विषय में बात करो संजय ना। राउत ने ये आंकड़ा दिया है। Yes. अगर दारूवाला साहब के पार्टी ने 96 लाख महाराष्ट्र में एडिशनल वोटर डाले हैं, तो आपके ग्राम पंचायत भी गए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी गए, और जितने भी लोकल बॉडीज आप हारने वाले हो उसमें कुछ कर रहे हो कि नहीं द्विवेदी जी? आप 96 लाख वोट जोड़े हैं दारूवाला साहब के पार्टी ने। देखिए जो आज के समय में क्या था, पहले बड़ी दिक्कत एक होती थी, मर गए हमारे जो कुछ मर जाते थे उनका हट जाता था। आज लोग जिंदा हैं और उनको वोटर लिस्ट में मरा दिखा दिया गया सर। राजीव सर बिहार में भी गड़बड़ियां हो रही है, महाराष्ट्र में गड़बड़ियां हो क्या हुआ सर? दरबार साहब कुछ बोल रहे थे आप? चुनाव तो सही माने करते जा रही नहीं ना भाई। आज की डेट में चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी क्या का सर? प्रमुखता है, दरबार साहब क्या बोल रहे थे आप? वो जब विपक्षी सुनने को तैयार नहीं है, सर लिसन ना, विपक्षी सुनने को तैयार नहीं, दो सवाल पूछे विपक्षी बात सुनने को तैयार नहीं है। द्विवेदी सर सुनिए ना प्लीज, वो सवाल का जवाब छोड़ के आप बाकी सवाल के जवाब दे रहे हो यार। सर जनमानस यहाँ पे पैसा वेस्ट करके, एयर टाइम वेस्ट करके ये डिबेट को बोलिए बोलिए क्या बोलना है सर इन्होंने आपको? कहा सर, द्विवेदी जी मनमोहन का सिंह टाइम है, सरकार के वक्त में पेट्रोल 62, राजीव सर ने कहा। बोलिए बोलिए सर। 96 आप लाख भी तो वही कर रहे थे दारू वाला, आप भी तो लोगों को मिसगाइड ही कर रहे थे ना। 96 दारूवाला साहब 96 लाख वोट आपने जोड़ा है महाराष्ट्र में। सर ये 96 लाख वोट जोड़ा है राहुल गांधी जी, अब उद्धव ठाकरे जी का चार्ज है। जैसा 96 lakh votes you have added illegally in the मैंने Maharashtra पंडित जी को electoral. बोलने दो ना, वो सही बोल रहे। आपको जब आप लोग फंसते हैं बीजेपी वाले तो आप बहस करते हो, वो आप प्रवक्ता के हैसियत से आए, वो बुलाए गए, अपने मर्जी से नहीं आए ना, तो उनकी बात तो पूरी कंप्लीट होने दीजिए। द्विवेदी जी 96 लाख वोट जोड़ दिया है, संजय राउत का चार्ज है, उद्धव ठाकरे जी खुद ने बोले 96 लाख जुड़ा हुआ है इलीगली। खुद बीजेपी के कई बड़े नेता तो कह रहे फिर हैं। चुनाव कैसे होंगे सर? चुनाव कैसे जीतेंगे होंगे? आप? सर चुनाव होने नहीं देंगे जब तक वोटिंग लिंक का। देखिए I agree with you. हम सारे लोग I agree with इलेक्शन you, sir. कमीशन नहीं को होना चाहिए। अप्रोच कर रहे कि सर जो बेईमानी है, जो गलत है, उसको आप सुधारिए, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, हिटलरशाही का देश नहीं है। अगर नहीं सुनी जाएगी तो अदालतों में जाएंगे। तो जो गलतियां हैं सरकार के, बहुत सारे विधायक खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सही है। आपने खुद ही देखा ना, आपने अपने चैनल में दिखाया कि अनुराग ठाकुर ने किस तरह एक्सेप्ट किया कि इतने सारे वोट बोगस। द्विवेदी जी को बोलने दे, द्विवेदी जी को सफाई देने दे। उद्धव ठाकरे जी ने बोला ये भंडाफोड़ यूबीटी ने किया है। बोलिए बोलिए द्विवेदी जी। देखिए मेन चीज ये है कि हमने भांडाफोड़ किया कि साहब 96 वोटर ज्यादा है। 96 लाख। अब लोकसभा चुनाव देख लीजिए, लोकसभा चुनाव में जो वोटर लिस्ट पड़ी थी वो 5 लाख करीब पड़े थे वोटर, और 4 महीने 5 महीने बाद जब विधानसभा चुनाव आ गए तो करीब 40 लाख वोटर बढ़ गए। 40 लाख। और जब चुनाव खत्म हुआ है विधानसभा का, तो जो परसेंटेज था और 2 घंटे बाद जो परसेंटेज आया वो 10% या 7-8% ज्यादा गया। ये कहां से आ गया? देखिए फर्जी वोट, जो वोटर बढ़ रहे हैं, फर्जी वोट है, जो दिक्कतें आ रही हैं, जो मशीनें जो हैं वो उनका चार्जिंग ज्यादा मिल रही है, ये सब स्थितियां कौन सॉल्व करेगा? हम तो संविधान की संस्था, संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, उससे बात करेंगे। लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बन जा रहा है, जब संविधान, जब हमारा चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है,
न निष्पक्ष हो सकता है, तो हम किसके पास जाए बताइए आप मुझे। और जो अदालत पास आप जाइए तो अदालत कहती है साहब संवैधानिक संस्था है, इस पे हमारा कोई जोर नहीं है। तो ये तानाशाही जो देश में चल रही है, तानाशाही कौन खत्म करेगा? इस तानाशाही खत्म करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये निश्चित आप जान लीजिए सर, जिस तरह चीजें इस देश में हो रही हैं, ये आने वाले समय में चीजें अच्छी नहीं है। अगर आप इस तरह धांधियां करेंगे तो जनता वही है, वो कांग्रेस को भी लाती है, भारतीय जनता पार्टी को भी लाती है, जनता पार्टी को भी लाती है, और सभी भी लाती है। लेकिन सर आप करेंगे क्या, ये तो बताइए। सरकार चलेगी इंदिरा गांधी के, लेकिन सर आप सोल्यूशन क्या है? सरकार सांसदों लेके फिर आ गई। संजय द्विवेदी जी, जो अभी निजाम साहब ने बोला ना बीच में कि हम चुनाव ही नहीं होने देंगे, ये करना पड़ेगा आपको। अगर वोटर्स लिस्ट अपडेट नहीं होंगी, अगर कॉन्स्टिट्यूएंसीज प्रॉपरली डिमार्केट नहीं होंगी निजाम साहब, तो आप ये बताइए चुनाव कैसे होंगे? आप मुझे बताइए ना, उसके ऊपर कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही है। देखिए, मूवमेंट इसीलिए नहीं हो रही है क्योंकि जिस तरह की बेईमानी करके ये महाराष्ट्र में इन्होंने असेंबली के चुनाव जीते जी। अब हम सभी लोग, सभी राजनीतिक दल इंक्लूडेड बीजेपी के अंदर से भी बहुत सारी आवाजें आ रही, बहुत सारे एमएलए एमपी कह रहे हैं कि ये बोगस है। तो जब तक वोटर लिस्ट को सुधार कर सही तरीके से प्रक्रिया में नहीं लाएंगे, हम चुनाव नहीं होने देंगे। चुनाव होने नहीं देंगे, मगर कौन सा रास्ता अपना? फिजिकली तो आप रोक नहीं सकते निजामुद्दीन जी। देखिए, 96 लाख सर, बाइकाट हमारे पास है ना, गांधी के हथियार हमारे पास है। हम महात्मा गांधी के मूर्ति के सामने बैठेंगे, देश को बताएंगे कि बेईमानों की चाल है। तो और ये देश को चुनाव कर लेंगे, बताना पड़ेगा ना कि सच क्या और है, ये चुनाव क्या कर है। लेंगे। आप बॉयकॉट करते रहेंगे, इधर ये कह देंगे हमारे को वोट पड़ा। सर, बाइकाट, ये सवाल सिर्फ बाइकाट का नहीं है। अगर डिक्टेटर सही है तो फिर बनाने क्या जरूरत है? ये लागू कर दो प्रधानमंत्री, एक अध्यादेश ले आए, सबको जेल में भेजो और चुनाव डिक्लेयर कर दो ना कि हम जीत गए। अगर लोकतंत्र की बात करते हो पूरी दुनिया में जाकर कि भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था का देश है, तो आपको लोकतंत्र में क्या होना है उस पर तो बात करनी पड़ेगी ना। निजाम साहब, एक बड़ी अजीबोगरीब चीज हो रही है आजकल, जो प्रदीप जी ने सवाल पूछा है, बहुत वाजिब सवाल है। क्या है कि आप जब भी कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट के सामने आपसे यह सवाल पूछा जाता है कि भाई आपका पेपर वर्क कंप्लीट नहीं है, आपको जो इलेक्शन कमीशन को बोलना चाहिए था, देना चाहिए था, आपने नहीं किया, ये प्रोसेस आपको फॉलो करना चाहिए था, वो आपने नहीं किया। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि कांग्रेस की हर अर्जी जो है वो बाहर हो जाती है। तो उसका आप क्या करेंगे सर? आप मैक्सिमम क्या कर सकते हैं? आप कोर्ट जा सकते हैं वापस, सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जनवरी 31 के पहले ये पूरी म्यूनिसिपैलिटीज की चुनावी प्रक्रिया पूरी होनी है। वो तो हो नहीं सकती, मुझे नहीं दिख रहा है, नहीं हो सकती। आप बताएं निजाम साहब। और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने राहुल जी और कांग्रेस के जो पिटीशन था कि एसआईटी फॉर्म करे, एसआईटी फॉर्म करे, ये वोट चोरी का इन्वेस्टिगेशन, वो भी ठुकरा दिया जी, नकारा, बोले ये नॉट डिसमिस दिस। तो कहां या क्या पेपर? हाउ विल यू डू इट? आई डोंट अंडरस्टैंड सर, कैसे करेंगे बताइए ना। देखिए सर, आपने बिहार के चुनाव के दौरान आपने देखा कि वहां बातें अपोजिशन की सुनी गई कि नहीं सुनी जी, गई? सुनी गई, आखिर में सुनी गई। यस, तो यहां भी सुनी जाएगी ना सर। अभी हम देश की अदालतों से इतने मायूस नहीं है जितना बताई जा रही है। देश की अदालतों में आज भी ऐसे जजेस हैं जिनका जमीर जागेगा। हर आदमी इनका गुलाम नहीं है जिन्होंने खरीद लिया है मीडिया की तरह। कहीं ना कहीं तो जगेगा ना, नहीं तो उसके बाद का जो फैसला होगा वो जनता करेगी। सर वो जो डिमार्केशन हुई है, जो डिलिमिटेशन हुई है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की मुंबई में, ये कहते हैं हो गई है। आपको लिस्ट मिली है क्या? कांग्रेस को लिस्ट सर मिली हमको है? लिस्ट मिली है, लेकिन सुनिए सर, मैं वही आपको बता रहा हूँ, जी। उसमें कोई बदलाव नहीं। सुनिए, 227 की जो सीटें थी, वो पुरानी उसमें से लिस्ट जो 10 था, से वो 12 पुरानी लिस्ट वही कुछ वापस आ गई। ऐसे कारपोरेशन के चीज हैं जिनमें इधर का उधर किया गया है, वो भी सिर्फ बेईमानी के हिसाब से। अभी सवाल इनके रिजर्वेशन का है कि रिजर्वेशन देने के बाद चुनाव का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जो 1 तारीख को ये करने वाले हैं। अभी तक की चीजों में जितनी भी चीजें आई थी, जहां जहां बदलना था, किन बिल्डिंगों को चेंज हुए, कहाँ है, क्या हदबंदी है, उस सबको जो यहाँ म्युनिसिपल कमिश्नर जिन्होंने एक इलेक्शन अथॉरिटी रखा है, उसके सामने लोगों ने अपनी बात रखी है। उसमें कहीं झगड़ा नहीं है। उस इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं। झगड़ा है वोटर लिस्ट के इशूज को लेकर कि एक ही आदमी 3 जगह है, एक ही आदमी 5 जगह है, एक ही रूम में 1000 आदमी वोटिंग करने के लिए बैठा हुआ है। ये जो व्यवस्था है उस पर राज साहब ठाकरे, उद्धव साहब ठाकरे, शरद चंद्र पवार जी, कांग्रेस के नेता, दूसरे राजनीतिक दलों को इस पर विरोध है। और विरोध खाली हवा में नहीं है सर,
उसका ऑफिशियल डाटा है और पूरी चीजों के साथ है। अगर वो शक के दायरे में वोटर लिस्ट आती है तो आपको उसको क्लियरिफिकेशन देना होगा ना। उसी सुप्रीम कोर्ट ने इनसे 4 दिन में बिहार की लिस्ट डिक्लेयर कराई ना। 46 लाख लोगों को जिनको इन्होंने बाहर किया था उसको इंक्लूड करना पड़ा ना। जी तो यहां भी होगा। दारूवाला साहब 96 लाख वोटर्स को आपने जोड़ दिया है इलीगली। ये कहां से बढ़ा दिया? इस प्रकार से वोट चोरी जो राहुल गांधी जी रोज रोज चिल्ला रहे, अब उद्धव जी भी चिल्ला रहे, शरद पवार जी, अब राज ठाकरे जी भी चिल्ला रहे, दारूवाला साहब वोट चोर, गद्दी चोर। करेक्ट। सबसे पहले प्रदीप से द स्टेटमेंट यू सेड आपने बढ़ा दिया, ये हमने नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ये कोई भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस नहीं है और हम लोग उसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। तो ये कहना कि आपने किया, ये दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसका रैशनल और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। आई बिलीव इन फैक्ट फिगर्स एंड गिविंग रैशनल रिप्लाईज ऑन योर चैनल, ताकि लोग सुने हम लोग क्या बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो 96 लाख वोटर्स इन महाराष्ट्र जो आए हैं, from the Vidhan Sabha till now, that we have seen a 40 lakh increase. That is the people at the age of 18 who have crossed and who have come into the ambit of voting. That was the 46 lakh voters that we have proved it time and again. And this other voters that we have registered, or we see them getting registered as per the website of Election Commission of India, we feel it is ये जो लोग है, अभी मेरी बात प्लीज 5 मिनट खत्म करो क्योंकि 9:15 हो गए ऑलरेडी। ये लोग ने बढ़ चढ़ के आके रजिस्ट्रेशन किया है, सिस्टम को इतना सिंपल किया है कि यू कैन गो, यू कैन रजिस्टर। हमारे कार्यकर्ता, लाइकवाइज कांग्रेस के भी कार्यकर्ता हो सकते हैं, राज साहब के भी है, सब लोग काम पे लगे हैं कि अपने वोटर्स को रजिस्टर करें, अपनी संख्या बढ़ाए, अपने बूथ के ऊपर जाके, बूथ के ऊपर जो अंदर इलेक्शन के वक्त में वो बेंच पे जो बैठते वो लोगों की संख्या बढ़ाए, ट्रांसपेरेंसी लाए, वोटर आई कार्ड देके ये सारी प्रक्रिया करना पड़ेगी। मीडिया के सामने बार बार जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये काम नहीं होता। राहुल जी बार बार दूर दूर से भाग रहे, वो नहीं कि कबड्डी का खेल खेल रहे, अंदर नहीं आते, वो सिर्फ हुतू बोलते, टच करके भाग जाते। उनको अगर हकीकत में वो अगर वेरी सीरियस है, आओ अंदर लड़ो, ये सारे लोग को गिरा दो और जीत के बताओ। और अभी ये जो निजामुद्दीन साहब ने एक इतनी बड़ी बात करी, इससे तो मेरी ट्यूबलाइट लग गई है सर। इन्होंने कहा है कि हम इलेक्शन में सहभागी नहीं होंगे, हम इलेक्शन में पार्ट ही नहीं लेंगे। इसका मतलब सर ये किसने कहा कि हम पार्ट नहीं लेंगे? हमने वन सेकेंड आपने कहा कि हम महात्मा गांधी जी की मूर्ति के सामने जाके बैठेंगे। गलत तरीके से इलेक्शन भारत के संविधान के हिसाब से होगा, रियल वोटिंग में होगा, रियल वोटर लिस्ट से होगा, आपके बेईमान वोटिंग से नहीं होगा। हमने ये नहीं कहा कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। आपके औकात क्या है? आपके पार्टी के हमको इलेक्शन से कर लो। निजामुद्दीन साहब ने कहा है, और मैं मेरे औकात और मेरे दायरे में लेके बात कर रहा हूँ। आज कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया, इनके प्रवक्ता ने क्लियर कर दिया, क्या वोट चोर गद्दी चोर जैसा प्रदीप सर ने हमको बोला, ये बात हजम नहीं हो गई और इनफैक्ट हमारे वोटर्स बढ़ गए। इलेक्शन कमीशन के दामन के ऊपर ये लोग दाग नहीं लगा सके। अब इनके पास एक ही मार्ग बचा है, इलेक्शन से दूर भाग जाओ, और यही कांग्रेस महाराष्ट्र में करने वाला है। और जो हमारे नेता लोग ने कहा था, जो हमारे सूझबूझ हमारे पढ़े लिखे ने कहा था, क्या कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र होने जा रहा है, और उसकी नींव, उसकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम निजामुद्दीन जी ने कर दिया। और उन्होंने अपनी हार मान ली। आज ये इलेक्शन में नहीं बैठने वाले, इलेक्शन में नहीं पार्ट लेने वाले, क्योंकि इनको पता है अगर इन्होंने इलेक्शन में पार्ट लिया तो ये इतनी बुरी तरह हारने वाले। एटलीस्ट हम लोगों को बोल सकते हम हारे नहीं, हमने इलेक्शन में पार्टी नहीं लिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। निजामुद्दीन जी, आपने तो बहुत बड़ा खुलासा कर दिया आज। क्या खुलासा कर दिया? क्या खुलासा कर दिया? निजाम साहब, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। कांग्रेस इज नॉट गोइंग टू टेक पार्ट इन द इलेक्शन। प्रदीप सर, राजीव सर, ये महात्मा गांधी जी के मूर्ति के सामने बैठेंगे इलेक्शन के दिन। हम तो ये कह रहे हैं हम इलेक्शन नहीं, आप भी होने नहीं देंगे इलेक्शन। हम कह रहे हैं अभी भी आपसे, यूबीडी भी होने नहीं देगा चुनाव। द्विवेदी जी, बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम ईमानदारी का इलेक्शन चाहते हैं, हम वो इलेक्शन चाहते हैं कि आदमी अपना वोट दे
अरे इनको और कहना अपने चाहिए अधिकार था कि इलेक्शन नहीं, होने नहीं अब हम देंगे, वोटर सही करेंगे, बैलेट बॉक्सेस को चुनाव हम सभी किडनैप पार्टियां करेंगे, लड़ेंगी, इलेक्ट्रॉनिक चुनाव सभी मशीन को पार्टियां हम उठा के लड़ेंगी, कटर में इनको ये डालेंगे। कहना सर चाहिए ये तो था। इनकी लैंग्वेज लेकिन है हम तो सर, देखना चाहूंगा जिनको ये वाली दारू कि वाला चलो ये भैया बेवकूफ कांग्रेस बनाने गई, का धंधा बंद कर कांग्रेस ये तो गई, इनका दो। लैंग्वेज उद्धव है। ठाकरे चले जाए, सर सुनिए ना, शरद पवार भी सर चले सुनिए जाए, ना, हमारा सर मनराज निजामुद्दीन जी नहीं, सुनिए हमें ना चुनाव भी मेरी लड़ना बात, पड़ेगा। अगर कर देंगे, जोर ऐसा से नहीं जोर होगा झूठ सर। बोल सब और अपनी डंके मर्जी की से चोट काम से बोल, करेंगे। ये ये देश बात लोकतांत्रिक ये आप हमारी मर्यादाओं से सब्जी या चलता मंडी में है, नहीं बिकने वाली। लोकतांत्रिक मर्यादा इस अरे देश में रहेगी, झूठी बातें करना बंद करो लोकतंत्र दारू जिंदा वाला। रहेगा, इस तानाशाही तरह की का झूठे अंत बात होगा। गुमराह क्यों ये करते समझ हो लीजिए लोगों को? मेरी बात आप, तानाशाही आज का अंत बड़ा होगा, स्टेटमेंट है, लोकतंत्र जिंदा कांग्रेस इलेक्शन रहेगा। में सहभागी नहीं होने वाला, क्योंकि ये ऑलरेडी अपनी छापिए हार करके मान चुके अखबारों में हैं। कि निजामुद्दीन ने कहा कि इलेक्शन नहीं होने देंगे। ये छापो ना, बीजेपी से कहो कल हमसे डिबेट पे आए, मैं तुम्हारे अध्यक्ष के साथ बैठूंगा भवन को लेके। आप पूछो, हम चैलेंज कर रहे हैं हम आपको कि हम चुनाव अभी नहीं होने अभी देंगे रविंद्र वोटर चौहान लिस्ट पे। अध्यक्ष है हमारे। जी लेकिन निजामुद्दीन रहीम साहब, आपके पास अभी भी टाइम है। आज क्या डेट है? आज 21 तारीख है, 21 अक्टूबर। सर काम पे लग जाओ, एक इलेक्शन में सेकंड सर, सहभाग 21 हो। अक्टूबर है, 31 अक्टूबर तक आप फिर भी सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं अगर कोई टेक्निकल डिफिकल्टी प्रोसेस है। है वो हमारे दल, जी चाहे माननीय उद्धव साहब ठाकरे हो, राज साहब ठाकरे हो, शरद चंद्र पवार जी हो, सब अपने तरह से महाराष्ट्र के भविष्य को चाहते हैं और महाराष्ट्र के लिए मर मिटेंगे, करेंगे। इन बेईमानों को उखाड़ फेंकेंगे। इनकी सर, अगर मान दादागिरी लोगों को लीजिए बेवकूफ बनाने का काम नहीं वोटर्स लिस्ट चलेगा। में और रिजर्वेशन में 2014 से लेके अब तक ये देश को बेवकूफ बना रहे हैं। आज सर, देश समझ वोटर्स गया लिस्ट है। में आज अगर- आज दिवाली का दिन है सर। आज हालत यह है देश में कि हमारे यहाँ 10 साल से इनकी सरकार में भी और हमारी सरकार में भी दिवाली के दौरान 100 रुपए में किट मिलती थी कि आप अपने घरों में ले जाके दिवाली मनाइए। इस बार वो भी गायब कर दिया, बोले पैसा नहीं है इनके मंत्रियों ने। जी ये पहला बार हुआ है महाराष्ट्र में 15 साल में। जी हाँ, लाडली बहन तो आपने देख ही लिया, सो गई। तो ये सब बेईमानों के टोला है। ये पैदा ही बेईमानी में होते हैं और बेईमानी में मर जाते हैं जितने हैं इनके। लेकिन एक चीज झूठ तो बोलो, है, झूठ बोलो। कानूनन आप आदमी चैलेंज क्या कर कह रहा है, सकते उसके हैं। अगेंस्ट बोलो। सर, सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है दारू अक्टूबर वाला 31। मैंने पहली बार देखा। सर जो हमने नहीं कहा वो कह दो। अभी हंसने का भी, उसके बाद हंसने का। अरे यार, तो पकड़ा गया यार कि ये ऐसे होते हैं बीजेपी के नेता। सर, क्या और आप कोर्ट उसके जा रहे ऊपर हैं? RSS की चाशनी और एक करेला नीम चढ़ा, ऊपर से जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुस्लिम I बच्चे enjoyed आते हैं, it, राजीव ड्रेस पहन सर, के। तो झूठ बोलने की ट्रेनिंग है उनकी। क्या कांग्रेस कोर्ट जा रही है? नामबियार सर, साहब पूछिए कि दिवाली मनाने के लिए किसी घर गए थे क्या? वो किसी गरीब का आंसू पोछा दिवाली में? सर एक चीज तो है कि जो एकनाथ शिंदे साहब ने एक स्कीम शुरू करी थी एमवीए सरकार के दौरान कि दिवाली के वक्त गिफ्ट दिया जाए, ये दिया जाए बीपीएल फैमिलीज वगैरह, आनंदाच्या शिदा वो बंद हो गया सर। वो तो इस बार तो बंद नहीं हो होगा। गया सर। इन्होंने जी। कहा हमारे पास पैसा नहीं है। जी करेक्ट। इनके मंत्री का स्टेटमेंट है देश के सामने। जी हाँ, उन्होंने कहा पैसा नहीं। लेकिन Yes, तो मैं इससे सीरियसली घटिया आपसे बात पूछ क्या रहा हूँ होगी? आप कह रहे हैं देश तरक्की कर रहा है और यहाँ गरीब भूखा मर रहा है। सर, सीरियसली अडानी आपसे तरक्की पूछ कर रहा रहा हूँ है, अंबानी गंभीरता तरक्की कर से। रहा है सर। वो जमीनें पैतरी में ले रहा है। सर गंभीरता से आपसे पूछ रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन देखिए, कमीशन बजाज को जी, कहा मैं है। पूछना चाह रहा हूँ। अरे सर, सुप्रीम कोर्ट ने इनका इलेक्शन मंत्री कमीशन कह को रहा कहा था, है। हमारे पास पैसा नहीं है। सर इफ यू डोंट माइंड द्विवेदी साहब, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा है आपके पास सिर्फ अक्टूबर 31 तक की डेट है अगर आपको कोई टेक्निकल हेल्प चाहिए या अगर आपको कोई डिफिकल्टी है। सो विच मीन्स यू हैव अ विंडो ऑफ द नेक्स्ट 8 और 9 डेज जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं और कह सकते हैं कि भैया ये वोटर्स लिस्ट अपडेट नहीं कर रहे हैं। तो सर क्या आप लोग जाने वाले हैं निजाम साहब सुप्रीम कोर्ट में? सर देखिए, जो लीगली प्रोसेस है पार्टियां अपना काम कर रही हैं। लीगली जितने भी प्रोसेस हैं, जितनी चीजें होनी चाहिए उस पर वो सारा काम चालू है। हमको जो है राजनीतिक तौर पर इस देश में छूट है कि आप अपनी बात जनता के सामने रख सकते। जी दुरुस्त बात। बेईमानी बट की एनीवे सारी चीजें हमारे कांग्रेचुलेशंस टू पास हैं, एवरीबॉडी। जनता को Maybe you दिखा want रहे to हैं। say something. हमको द्विवेदी जी, आप झूठी कुछ बात बोलना नहीं चाह रहे करते। थे, बोलिए। अभी दारू वाला साहब ने कहा कि राहुल गांधी ऐसे ही बात करते हैं। राहुल गांधी जो बात करते हैं, प्रधानमंत्री हफ्तों सो नहीं पाते। ये बात खुद जो है अमित शाह ने कही कि मोदी जी 3-3, 4-4 दिन जो है वो कैसे जीते हैं उनको ही पता। दारू वाला साहब मुस्कुरा रहे हैं। गांधी दारू वाला साहब मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। मोदी जी शॉक में चले जाते 3-3 दिन। जी हाँ, तो करेंगे ना, वही करना है उनको। द्विवेदी जी कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए सर। द्विवेदी जी प्लीज, संजय द्विवेदी जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे।
संजय द्विवेदी जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे सर? जी 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 बोलिए सर। मैं कह रहा हूँ सर, देखिए बात मेन है चुनाव आयोग को या जो भी हमारी सीबीआई हो, ईडी हो, जो भी हो, उनको कम से कम जनता के सामने अपना सच्चाई का रखना पड़ेगा। इस देश में कोई आधी चुनाव नहीं हो रहे सर। जब देश आजाद हुआ उसका संविधान बना, चुनाव आयोग बनाया गया। चुनाव आयोग का काम था निष्पक्ष होकर, जो टीएन सेशन ने दिखाया, जो टीएन सेशन ने समझाया लोगों को कि अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं रहेगा तो इस देश में लोकतंत्र रह ही नहीं पाएगा, लोकतंत्र बचेगा नहीं। तो हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे शिवसेना सरकार हो, किसी सरकार हो, जितनी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको निष्पक्ष दिखाई पड़ना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव कराने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब लोकसभा में 5 लाख वोटर पड़े थे, 4 महीने बाद 50 लाख वोटर पड़ गए। और जहां तक इसकी बात आप कह रहे हैं, तो अभी एक विधायक 76 लाख बोला है सर अभी, मंत्री कह रहे हैं साहब मेरे पास पैसा नहीं है। तो कितने शर्म की बात है जब 2100 रुपए की बात हुई थी लाडली बहनों देने के लिए, शिव भोजन थाली देने की बात हुई थी, आप मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा कराने की बात हुई थी, 25 लाख नौकरी देने की बात हुई, किसानों के ऋण माफ करने की बात हुई थी, किसानों के ऋण माफ करने की बात हुई थी, बिजली में कटौती करने की बात हुई थी, पैसा माफ करने की बात हुई थी। तमाम ऐसी चीजें रखी गई जिनकी बदौलत आज हमारे दारूबाला जी चुनाव जीत के आए। अब उन्होंने बेईमानी जीता, जैसे भी जीता, लेकिन ये जनता के साथ धोखा है। मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, अगर एकनाथ शिंदे ने उन्होंने घोषणाएं की थी तो उसमें आपके फडणवीस जी थे, अजीत दादा पवार भी थे, सब वित्त मंत्रालय उनके पास था। क्या उन्होंने गणना नहीं की थी कि चुनाव के बाद में कितना पैसा देना? ये आप लोगों से डिबेट होती थी, आप लोग कहते बड़े अच्छी अभी गठबंधन नहीं है, दारूवाला साहब अजित पवार के पूरे पार्टी को अपने पार्टी में ले रहे हैं। झूठ जुमला बोलने से सरकारें आप बना सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि जनता भी, इस देश की जनता जो है वो अगर 77 में हराती है इंदिरा गांधी को, तो 2080 में 350 सीटें देके वो जिताती भी है। अगर उत्तर प्रदेश में मायावती 240 सीटें देती है तो आज स्थिति ऐसी हो गई, उनके पास सीटें नहीं है। Right, gentlemen, I think we have just about run out of time. But congratulations to everybody. Mr. Modi spent his Diwali with the Navy, and that was really and truly lovely. Daruwala Sahab, Ji, Dwivedi ji. Gentlemen, we have really run out of time, but thank you very much for joining us. Great to see signs from the INS Vikrant. Absolutely fantastic. INS Vikrant में जिस प्रकार मोदी जी वहां पर थे और वहां पर एक्सरसाइजेस हुई, और इस बार ये कहा गया है, जनरल द्विवेदी ने कहा है, आप ही की बात कर रहा हूं जनरल द्विवेदी साहब, हमारे जनरल द्विवेदी जो हैं, COS जो हैं, उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पॉज पर है, पॉज पर, तैयारियां पूरी चल रही हैं, और इस बार नेवी का रोल बड़ा जबरदस्त रहेगा। दारूवाला साहब कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए सर, आपने उंगली उठाई थी, बोलिए सर। प्रदीप सर, सबने पहले हमारे जो सम्मानीय यहाँ पे प्रवक्ता अलग अलग पार्टी से आए, मैं इनका बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, और मैं इनको अभी मैंने डिसाइड किया है, इनको हेड ऑन नहीं लेना, कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता प्रवक्ता अब बिल्कुल बचे नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ पे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बात करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सांसद हमारे पास ऐसा नहीं होना चाहिए। आपसे ज्यादा लीडर हमारे पास है। क्या बात करते हो? महाराष्ट्र के अंदर जो जमीनी हकीकत है, सर सुनिए ना, महाराष्ट्र की जमीनी हकीकत, इन्होंने कहा ना दारूवाला के इतना बड़ा झूठा आदमी मैं जिंदगी में नहीं देखा, तो मैं एक क्लोजिंग स्टेटमेंट कहना चाहता हूँ। नहीं देखा तो जाके कांग्रेस के दफ्तर में देखो, झूठ बोलने की आदत छोड़ दो मोदी की तरह। सर सुनिए ना, सर सुनिए ना, मेरे पंतप्रधान झूठ नहीं कहते, मगर एक सेकंड मेरी बात सुनिए ना सर, एक सेकंड मेरी बात सुनिए सर। आप सामने वाले को बात ही नहीं करने देते, लोग जनमानस तक हकीकत कैसी पहुंचेंगी? आप उनके कानों तक हकीकत को पहुंचने नहीं देते। झूठ बात नहीं करो, मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, झूठ है, सच है। झूठी बातें क्यों करते हो? अगर बजाज साहब नेक्स्ट टाइम ये रहेंगे डिबेट में तो मुझे नहीं बुलाना। या तो आप डिबेट में से दिखाओ, या ये लड़कियों की तरह हंसने का ड्रामा। अरे फिर दारूवाला साहब जो सच बोल रहे हैं वही सच हो जाएगा कि कोई कांग्रेस का आदमी नहीं है डिबेट में, ऐसे हो जाएगा निजामुद्दीन जी।
सर नहीं, सुनिए ना, लेकिन मैं तो झूठी बातें क्यों इज्जत करता करने हूँ का? निजामुद्दीन जी, मैं उनकी आपकी औकात इज्जत नहीं करता हूँ। वो बहस में करें, डिबेट में। मैं किधर झूठ बात, मैं तो कुछ कहा भी नहीं सर मैंने आपको। आप आप कह क्यों रहे हैं गुस्सा हो कांग्रेस रहे के हो पास सर? प्रवक्ता आज बड़ी नहीं है, आपकी हैसियत शरारत के क्या है मूड उसका में है देखने की? दारूवाला साहब। दारूवाला साहब बहुत शरारती मूड में है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जो हिंदू मुस्लिम जो मैं शुरू ज्यादा हुआ शरारत शनिवार कर वाड़ा दूंगा। से, वो आगे नहीं बढ़ेगा। सर मेरी बात सुनिए ना प्लीज, मैं क्या कहना चाहता हूँ, बोलिए ना सर। महाराष्ट्र की जनता को हकीकत जानने दीजिए, मुझे सिर्फ 5 सेकंड दीजिए। 9:30 बज गए सर यहाँ पर। महाराष्ट्र की सर जनता ये आपकी घड़ी जानना 5 मिनट चाहती आगे है चलती है क्या हमेशा। हाँ इलेक्शन बोलिए, कमीशन के अभी तो अपडेट 9:25 हो रहे जारी हैं। जी करने हाँ। के लिए आज कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है। थोड़े मोटे जो लोग बचे हैं, ये लोग सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, प्रेस वार्ताहर करते, उनको खाना खिला के घर वापस भेज देते। इसलिए ये लोग ने अभी ऐसा डिसाइड किया है कांग्रेस ने कि ये इलेक्शन में भाग नहीं लेंगे। मगर निजामुद्दीन जी फिर आप आपने प्लीज झूठ बात आया किया, करिए, आप प्लीज आया करिए। फिर आपने और झूठी बात की अली दारूवाला। आप अपने हैसियत में रहिए और झूठी बातें बंद कर दीजिए। और चैनल के ऊपर अंदर अंदरूनी जो बात है कांग्रेस की बताइए करिए प्लीज। हमें मालूम नहीं पड़ेगा क्या हो रहा है कांग्रेस का, क्या आप चल रहा है, जानने का हमको नहीं अधिकार मालूम नहीं है सर, चैनल प्लीज को आप लेकिन देखने एक बताइए। के चीज लिए, तो आप है, बात करिए। कांग्रेस के अंदरूनी हालात जानने के लिए आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस के ही लोग हैं आपके यहाँ सब बैठे। निजाम साहब। कांग्रेस सर खत्म होने जा रहा है। प्लीज निजामुद्दीन सिंह आपके तबियत का ख्याल रखिए और रेगुलर शो पे आया करिए। राइट, थैंक यू सो मच या जनरल। मुस्लिम मंच का ऑफर दे रहे हो आप दारूवाला साहब, आरएसएस? लेकिन निजाम साहब आपसे पूछना चाह रहे थे आखिर में चलते चलते, वोटर्स लिस्ट का जो मसला है वो बहुत सीरियस मैटर है सर, उसको हल्के में मत लीजिए। ये वोटर्स हल्के लिस्ट का में जो नहीं ले रहे। मैटर है बहुत सीरियस सर है। आपने देखा कि सारे हमारे राजनीतिक साथी जो हैं जी उस पर पूरे प्रोसेस के जी, साथ दुरुस्त वो बात सब है। कार्रवाई हो रही है, I और hope it फिर देख रहा है, continues. देश देख रहा है, स्टेट देख रहा है। जी, आई होप यू विल कैरी इट टुवर्ड्स लॉजिकल कंक्लूजन, क्योंकि पोल्स जो होती हैं सर फ्री एंड फेयर होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए सर, सीधी बात है, कानूनन होनी और चाहिए। कुछ नहीं करेंगे, जैसे बोल रहे हैं 1 तारीख को ड्रॉ भी आ गया रिजर्वेशंस का, तो खत्म है, रुकने का प्रोसेस ही नहीं है। फिर एक बार सर ड्रॉ ऐसा भी हो बहुत गया। बार देश में हुआ है कि चुनाव रुके हैं, ऐसे जरूरी नहीं है। चलिए, राइट सर, थैंक यू बदला ही वेरी ना, मच। बिहार आपके सामने है ना, लोग कह रहे थे नहीं होगा कुछ, हुआ ना। 46 लेकिन सर लाख वोटर्स को वोटर्स, लाना पड़ा ना। सर वोटर्स लिस्ट को अपडेट करना बहुत जरूरी है, और सर, वो उस पर वोटर्स वर्क लिस्ट हो रहा। अपडेट नहीं हो पाई है अभी तक, और 1 तारीख को ड्रॉ करना मतलब नाइंसाफी है मेरी समझ में। एनीवे, आई सर होप ऐसा द है कांग्रेस डज समथिंग। हाँ जी कि जो बोलिए। ड्रा होना है वो अलग प्रोसेस है, जी इलेक्शन वोटिंग का ड्रा होना अलग प्रोसेस है, वो वार्ड का रिजर्वेशन है, और वो ये वार्ड का वोटिंग रिजर्वेशन, जो है, I agree, I इलेक्शन agree. से एक दिन पहले भी जोड़ा जा सकता है। जी जी जी। But I hope the voters list gets updated. But great to see the Prime Minister on INS Vikrant. I was really and truly happy. And this time, by the way, sir, Operation Sindoor Part 2. हम किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे आपसे व्यक्तिगत कोई झगड़ा नहीं है अली। Operation Sindoor Part 2, sir. Operation क्या Sindoor पार्ट टू Part 2 करेंगे? has ऐसे begun. दलाल रहेंगे तो भाग जाएंगे। जब हम पहली बार जीत रहे थे तो भाग गए, दलाल। ये लुंगी बंद किया और भाग गए, Operation Sindoor Part 2 has हमारी सेनाओं को started. भी दांव पे लगा दिया। आप लोगों को खबर दे दूं, ये Operation डरपोक Sindoor हैं Part और 2 has दल्ले हैं, started, sir. ये इनको जनरल- दलाली मिलेगी फिर भाग जाएंगे। दारूवाला कौन साहब, निजामुद्दीन जी क्या बोल रहे हैं आप, कौन डरपोक है? आप डरपोक ही थे, क्यों बंद किया पाकिस्तान से युद्ध? right किसने gentlemen, कहा था thank बंद करने you. आपको? Thank you very much. So nice of you, all three of you. God bless you all and happy Diwali again. Namaskar. नमस्कार, धन्यवाद। Namaskar, namaskar. Jai Shri Ram. Har Har Mahadev. Thank you. Ooh, that turned into a completely Yes. different, took a totally different turn. But in any event, all I'm saying is that the voters list need to be updated for the election. अगर आप voters list update नहीं करेंगे, it will be a farce for an election. Let's be very clear. And if you're giving allegations of 96 lakhs votes that has been added, and then if you don't ask for SIR investigation, Yes. then it's There has to be a proper reboot of the entire electoral rolls in Maharashtra. You cannot just go ahead and say कि just because Supreme Court has said January 31st तक पूरा process complete कर लो, ऐसे कुछ नहीं होता. Not done. I mean, Supreme Court is not going to be conducting the elections, and if the Supreme Court does not know the problem on the ground, well, too bad. Let's be very, very clear. They have to go back and tell them, listen, it is not possible for us to do so. You have to have an SIR over here. You have to do it. Otherwise, what?
मतलब जिन लोगों का नाम अभी वोटर्स लिस्ट में नहीं है और जिनका नाम नहीं होना चाहिए, चलो मतलब जो भी है कर दो, नॉट डन. इन एनी इवेंट प्रदीप जी, अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग जो अफगानिस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है वो शायद ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 है, बिल्कुल ऐसा बोला जा रहा है. यस यस और दूसरी चीज क्या है कि इस बार ये कहा गया है कि नेवी का बहुत बड़ा रोल रहेगा. पिछली बार भी नेवी का बहुत अच्छा रोल था. दे ब्लॉकेटेड द पोर्ट्स ऑफ कराची एंड ग्वादर, डिडंट लेट एनीबडी इन, डिडंट लेट एनीबडी आउट. और which is I think the reason why the Prime Minister has gone to INS Vikrant to celebrate Diwali. He celebrates his Diwali with the jawans all the time. जवानों के साथ ही अपनी दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं हर साल. और इस साल नेवी के साथ सेलिब्रेट करने का एक ही मकसद है कि नेवी को ये मैसेज देना, दुश्मनों को ये संदेश देना कि भैया ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू होने वाला है. और इस बार आप जो अभी भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं ना, 7 गिराए, 8 गिराए, 5 गिराए, एंड दे कीप कोटिंग ट्रम्प बाय द वे. और अगर आप ट्रम्प साहब की बात ध्यान से सुने, ट्रम्प ने कहीं नहीं कहा है कि द 7 एयरक्राफ्ट प्लेन्स व्हिच वेंट डाउन वर इंडियन प्लेन्स. वो सिर्फ कहते हैं 7 प्लेन्स वेंट डाउन. ही हैज नेवर एवर सेड even a single Indian plane went down. He says 7 planes were shot down. He has never ever used the word Indian planes went down. Never. In all the 54 times that he has mentioned this. There's so many times that he's made a fool of himself. Once when Prime Minister Modi was in Canada, he said, please come. He announced that he's coming. Modi quietly refused. In Came Canada, back from in Canada, yes. from Canada. He came That's back. right. He invited him to White In House. Calgary. And बार-बार अलग-अलग डिक्लेयर, इंडो-पाक वॉर को तो बार-बार कह रहे हैं, I stop the war, I stop the war. He stopped the Russian oil, but we are still buying Russian oil. We are buying more. We are buying As of today, we are buying an extra 200,000 barrels a day. Earlier it was 1.6 million barrels. Today it is 1.8 million barrels every day. और इन्होंने अभी भी ये भी कहा कि मैंने उधर की गाजा की लड़ाई रोक दी. सर आज तो हामस ने तो कहर मचा दिया वहां पे, पता नहीं कितने फिलिस्तीनियों को मार दिया. हामस मार रहा है वहां पे लोगों को. और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी अगर शर्मल शेख जो इजिप्ट में है अगर वहां पर नहीं गए गाजा सीज फायर की साइनिंग के लिए, कि तो कोई वजह थी तभी नहीं गए ना. बहुत अच्छा किया नहीं गए भाई. एज ही सेड, बेंजामिन नेतन्याहू वहां पर नहीं है, हामस का जो लीडर है वहां पर नहीं है, तो सीज फायर किन लोगों के बीच में है? Affected parties वहां पर नहीं. Affected parties are not there. That's what I'm saying. So who? Keir Starmer is going to sign a deal with Giorgia Meloni, and Giorgia Meloni is going to sign with Mark Carney, and Mark Carney is going to sign with President Erdogan. What is going on here? I mean, this is, I don't even know, this is beyond silly. And today, Trump साहब says कि अगर उन लोगों ने मारना बंद नहीं किया तो हम उनको सबको मार देंगे, मैं अमेरिकी फौज भेज दूंगा वहां पे. कौन सी सीज फायर हुई भाई? He's trying to send the Pakistan force, and the Pakistan force is refusing to go. पाकिस्तानी कहाँ जाएंगे सर? वो पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान से लड़ने को तैयार नहीं है. और पाकिस्तानियों की तो बहुत बड़ी प्रवृत्ति है, जब भी अफगानिस्तान फोर्स वहां पर आती है उनके आउटपोस्ट को अटैक करने के लिए, मुझे ये समझ नहीं आता प्रदीप जी, वो अपनी पतलूने अपनी पैंट पीछे छोड़ के क्यों भाग जाते हैं वो लोग? मुझे अजीबोगरीब लगता है. सो अफगान जो है वो पाकिस्तानियों की पैंटें उनको दिखाते हैं वहाँ पे, देखो जी पैंट पहनी हुई थी उन्होंने, ये पाकिस्तानी पैंट्स हैं. व्हाट दे स्लीप नेकेड और व्हाट डू दे डू? मतलब कच्चे बनान में सोते हैं लोग? क्या करते हैं लोग? अपनी पतलून पीछे ही छोड़ देते हैं और फिर भागते हैं. And the Afghans have captured a T-55 tank. Chinese made T-55 tank. I didn't know they were still using T-55s. By the way, it is the same T-55 tanks that were destroyed at Longewala in 1971 by Major Kuldeep Singh. At that time, Major, later on, of course, he retired as Brigadier. The late Brigadier Kuldeep Singh Chandpuri, who destroyed the entire Pakistani attack. And by the way, once again, let me reiterate, जो आपने बॉर्डर पिक्चर में देखा है ना, जेपी दत्ता ने जो दिखाया है, मेरी समझ में जेपी दत्ता को जेल में होना चाहिए. हिंदुस्तान का एक भी फौजी नहीं मरा था उस लड़ाई में. We did not lose even one soldier, not one. Not one soldier was killed from the Indian side. और इन भाई साहब ने दिखा दिया, no, just to balance. Balance? अरे सच दिखाओ ना भाई, सच दिखाइए. सच क्यों नहीं दिखा सकते? हमारे जो जितने फिल्म मेकर है उनको क्यों बैलेंस करना है पाकिस्तान के साथ? इतनी पाकिस्तान से क्या मोहब्बत है आपकी? वहीं जाइए ना, फिर रहिए वहां पे. I mean, I find this atrocious, disgraceful. बॉर्डर पिक्चर में जो दिखाया गया है हिंदुस्तानी फौजी मरे, वो बिल्कुल सरासर झूठ है. एक भी फौजी हमारा नहीं मरा था उस जंग में.
एक बीएसएफ का जवान जो था इंजर्ड हुआ, आफ्टर दैट ही सकम, और वो भी बिकॉज ही स्टेप्ड ऑन आवर ओन माइन, हमारे अपने माइन के ऊपर उसने कदम रख दिया, जिसकी वजह से he finally died. But not one single Indian army man died, not one. दोबारा बोल रहा हूं, एक भी नहीं मरा. And the Pakistanis lost 45 tanks. 45 टैंक उड़ा दिए गए. वो यही T-55 टैंक्स थे, Chinese made. Yes. Right, that's just about it as far as we are concerned. And with the news of Operation Sindoor Part 2, it is It's believed not has begun. over. Operation Sindoor Part 1 जो है, that was on pause. Sindoor 2 preparation jari hai, and very shortly it will be green lighted. So the Pakistanis, you should know what's coming for you. Soon there will be no Pakistan left. That's what's going to happen. That's just about it. To subscribe, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया कर लो. Please subscribe to the channel. the fastest growing channel of the nation, Nation Now. Subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. Nation Now. और आप सब लोगों को एक बार फिर दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब लोगों को. वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू यू. लक्ष्मी जी आपके घर में खुशहाली लाएं, हेल्थ लाएं, वेल्थ लाएं, सब कुछ लाएं, आपकी सेहत ठीक हो, जीवन आपका ठीक चले, प्यार मोहब्बत से सब लोग जिएं. इसी कामना के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं. प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram. भारत माता की जय. जय हिंद. Check.